तो कंपनी जो लोग उसको बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो मेंबर्स, क्या उनसे भी डिस्टिंक्ट और सेपरेट है बनाने वालों से? बनाने वाले नहीं भी रहे तो कंपनी जिंदा रहेगी फिर भी? ठीक। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटीज के 3 केस, देखना कैसे मजे लेंगे जिंदगी के। स्टार्ट कर रहा हूं। सेलोमेन ने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू किया, बहुत साल तक बहुत बढ़िया चलाया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को सारा चमड़ा और जूता वही बेचता था, सारा लेदर और बूट्स। मोनोपोली थी एक तरीके से उसके मार्केट में, एक तरीके से। और उसके बाद सेलोमेन के बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप कर लेते। सेलोमेन ने कहा कंपनी बना देते हैं। तो सेलोमेन के 4 बेटे, 1 वाइफ 1 बेटी, और सेलोमेन खुद 7 लोगों ने मिलकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, सेलोमेन एंड कंपनी लिमिटेड। सेलोमेन ने कंपनी को सारा बिजनेस बेच दिया 38,782 पाउंड में। बदले में 20,000 के शेयर ले लिए, 10,000 के डिवेंचर ले लिए और 8782 पाउंड कैश में ले लिए। उसके बाद सेलोमेन का सारा बिजनेस किसने टेक ओवर कर लिया? कंपनी ने। अब कंपनी वो सारा बिजनेस कर रही है जो सेलोमेन किया करता था। उस कंपनी में सेलोमेन डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है, और सब कुछ सेलोमेन ही है। कुछ समय बाद इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, लंदन की थेम्स नदी में बाढ़ आ गई, सेलोमेन का लेदर का जो स्टॉक था वो पूरा सड़ गया, बिजनेस बंद होने की नौबत आ गई। बंद होने की जब नौबत आई, कंपनी वाइंडिंग अप की नौबत आई, तो सेलोमेन की कंपनी के पास 18,000 की लाइबिलिटीज थी, 8,000 आउटसाइडर्स की और 10,000 पाउंड सेलोमेन खुद डिवेंचर होल्डर, जब शुरू में डिवेंचर दे दी थी सेलोमेन को। और एसेट्स थी 6050 पाउंड्स। अब 6050 पाउंड्स के एसेट से 18,000 पाउंड्स के टोटल डिवेंचर कर्जे चुकाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर 6050 में से 8,000 आउटसाइडर क्रेडिटर के अगर चुका दे तो मोटा मोटा काफी सारा चुक जाएगा, या फिर डिवेंचर होल्डर सेलोमेन का चुका दे तो भी उसका चुक जाएगा। दोनों में से एक चुकेगा, वो भी पूरा नहीं चुकेगा, पर मोटा मोटा तो चुक जाएगा। तो सेलोमेन का कहना भाई पहले मेरा पैसा चुकाओ इसमें से, क्यों एसेट में से 6050 के एसेट में से पहले मेरा चुकाओ, क्यों? बोले मैं डिवेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, पहला राइट मेरा है। आउटसाइडर क्रेडिटर का कहना है कि तू और कंपनी को अलग अलग थोड़ी है, मेजोरिटी शेयर होल्डर भी तू ही, डिवेंचर होल्डर भी तू ही, डेटर भी तू ही, क्रेडिटर भी तू ही, कंपनी तेरा ही बिजनेस कर रही है, क्लाइंट भी तेरे ही है जो कंपनी जिनको कैटर करती थी, सब कुछ तेरा ही है। मेजोरिटी शेयर होल्डर भी तू, बाकी शेयर होल्डर भी तेरी फैमिली के ही है, सब कुछ तू ही है। तो तू और कंपनी को अलग अलग थोड़ी है, इसलिए इस पैसे पे तो हम बेचारे आउटसाइडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का हक होना चाहिए। तो निचली अदालत में सेलोमेन हार गया, हाई कोर्ट में सेलोमेन हार गया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि लंदन के सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने दोनों बातें सुनी वापस से, आउटसाइडर क्रेडिटर्स की भी और सेलोमेन की भी, और अंत में सुनहरे शब्दों में लिखे जाने योग्य अक्षरों से एक डिसीजन सुनाया कि इन द आइज ऑफ द लॉ कंपनी इज डिस्टिंक्ट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड अ मेंबर इवन दो वर्चुअली होल्ड्स ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, स्टिल कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। माना कि वो हर कैपेसिटी में कंपनी में वही है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। और अगर कंपनी अलग है तो एक अलग व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ये देखेगी कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देना है, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स दोनों यही कहता है कि पहले किसको दिया जाएगा? सिक्योर्ड को। और डिवेंचर की अनसिक्योर्ड, डिवेंचर को दिया जाएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो डिवेंचर होल्डर कौन? सेलोमेन। तो पैसा सेलोमेन को दिया जाएगा, 6050 पाउंड का एसेट बेच के पहला सेलोमेन का पैसा चुकाया जाएगा, जितना चुक जाए उतना, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ठेंगा दिखा दिया जाएगा। तो हमारा कथा का नायक सेलोमेन सबसे लास्ट में जीत गया, और ये कहानी इतिहास में दर्ज हो गई है सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से। बोलो आया है ना मजा? पूरी कहानी बोली ना, है ना? अगला ध्यान से सुनना, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ली हमारी कंपनी में क्या है भाई? ली ने कंपनी बनाई, ठीक, कंपनी में ली ही कंपनी का डायरेक्टर भी है, ली ही कंपनी का एम्प्लॉय भी है, चीफ पायलट भी, और कंपनी का नाम भी ली के नाम से ही है। ली ने ही कंपनी खोली एयर फार्मिंग, यानी हवाई करतब और हवाई जहाज से रिलेटेड सामान बेचने की कंपनी है। अब कंपनी में अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर भी है लेकिन एट द सेम टाइम एम्प्लॉय भी है, चीफ पायलट भी है कंपनी का, और एक दिन कंपनी का प्लेन उड़ाते उड़ाते मर गया ली, तो कंपनी का काम करते करते अगर आप मर जाओ तो एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट में कंपनी आपको एक कॉम्पेंसेशन देगी। आप घर पे अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करो और वो चाकू मार दे, मर जाओ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी का काम करते करते मर जाओ तो कंपनी आपको देगी एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत आपकी वाइफ को, विडो को कॉम्पेंसेशन। तो ली एक दिन अपनी ही कंपनी के प्लेन चलाते चलाते पायलटिंग कर रहा था और मर गया, क्रैश हो गया प्लेन। तो ली की वाइफ ने कंपनी पे केस किया कि हमको एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत कॉम्पेंसेशन दो। तो कंपनी का कहना है कि भैया एम्प्लॉयर तो खुद ली था, डायरेक्टर ही वही है, कंपनी मतलब ली, तो कंपनी ने ली को रखा, मतलब एक तरीके से कंपनी और ली एक ही है, तो ली ने ही ली को रखा है। हाउ कैन द सेम पर्सन बी एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ? इसलिए हम आपको नहीं देंगे, वो तो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉय थोड़ी था। तो कोर्ट में प्रूव हो गया कि ओ भाई, कंपनी के नाम से जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो कंपनी एम्प्लॉयर होती है अपने नाम से खुद,
उसका कोई डायरेक्टर आपको नौकरी रतन टाटा ने दी ऐसा नहीं बोलेंगे, टाटा के एचआर मैनेजर ने ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको नौकरी कंपनी ने दी है, तो एम्प्लॉयर कंपनी मानी जाएगी, और कंपनी और मेंबर सेपरेट लोग हैं, इसलिए ली का एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा, कंपनी मानी जाएगी। और कंपनी अगर एम्प्लॉयर और ली एम्प्लॉय है तो दो सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और अगर दो सेपरेट पर्सन है तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसकी वाइफ को देना पड़ेगा, और ली की विडो वाइफ यहाँ पे जीत गई थी। ये मजेदार केस एक और बोलो आया, बात खत्म। हाँ, तीसरा बोले कंपनी इतनी अलग होती है अपने मेंबर से, इतनी अलग होती है, इतनी ज्यादा ही अलग हो जाती है कि एक मेंबर का कंपनी के एसेट में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैं अपने नाम से करा लूं, मैं और कंपनी एक ही तो है भाई, कंपनी की प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराएगी, या मैं कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लूं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भर के इंश्योरेंस करा लिया, तो कल को कुछ भी आग लग गई, फायर इंश्योरेंस, या पानी से खराब हो गया मरीन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का क्लेम मैं ले लूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी कंपनी के खुद के नाम से होगी, तो इंश्योरेंस भी कंपनी अपने नाम से कराएगी, कंपनी का कोई मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस खुद के नाम से नहीं करा सकता। तो मैक्योरा या मैक्योर जो भी है, मकोड़ा बोलते हैं अपन प्यार से, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस है। बोलो हाँ, क्या करा उसने, कंपनी को मेंबर भी है ना, प्लस कुछ उधार भी दे रखा है कंपनी को, तो क्रेडिटर भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक। तो बाद में जो है उसने सोचा कि जब मैं क्रेडिटर हूं, कल को कंपनी के टिम्बर का, लकड़ी का स्टॉक जल गया तो मेरे को पैसे कैसे चुकाएगी कंपनी, तो टिम्बर का मैं जरा अपने नाम से करा लेता हूँ इंश्योरेंस। तो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उसने टिम्बर का क्या करा लिया, पूरा इंश्योरेंस करा लिया, और बाद में जब कंपनी की सारी टिम्बर जल गई तो उसने क्लेम ठोक दिया इंश्योरेंस कंपनी पे कि मेरे को टिम्बर का पैसा दे दो। तो उनका कहना है कि ये जो इंश्योरेंस कराई, इंश्योरेंस ही वैलिड नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कोई मेंबर अपने नाम से नहीं करा सकता। तो उसने कहा तो क्या हुआ, कंपनी और मैं अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो है, जो कंपनी है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो कंपनी। कोर्ट में केस गया, बोले नहीं 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 नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर की है। अगर कंपनी के नाम से ये टिम्बर थी और कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उसका इंश्योरेंस भी कंपनी को कराना था, और क्लेम भी किसको मिलेगा, कंपनी को। आपने जो अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया, ये वॉइड इंश्योरेंस है, ये गलत हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी गलती से कर दिया इंश्योरेंस, आपके प्रीमियम जो भरा था वो वापस ले लो, लेकिन ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, इंश्योरेंस वैलिड नहीं, इसलिए इसका क्लेम भी आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि मेंबर का, ध्यान से सुन लेना, कंपनी के मेंबर का और कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी का अपना अपना इंश्योरेंस कराओ। मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टी का मेंबर इंश्योरेंस अपने नाम से करा नहीं सकता है। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस है। और इससे से रिलेटेड ऊपर एक लाइन लिखी थी कि अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। समझ में आया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी बेनिफिट, इंश्योरेबल यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट। तो इंश्योर करा सकूं प्रॉपर्टी का, इस बात का बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी है, उसका इंश्योरेंस मैं अपने नाम से नहीं करा सकता। अब आया, शार्प रिवीजन चल रहा है एकदम तीखा, तीखी तलवार वर्गा है ना, एकदम तीखा। चलो, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल यानी लगातार, सक्सेशन यानी आगे बढ़ना, कंपनी लगातार आगे बढ़ती रहेगी, अनवरत, कंटिन्यूअस, अविच्छिन्न, अविरत रूप से कंपनी आगे बढ़ेगी, सतत रूप से कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर कंपनी को मारना है तो लॉ के प्रोसीजर से मारना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर को वाइंड अप बोलते हैं, डिसोल्यूशन वाइंड अप। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप चलता है, कंपनी में वाइंडिंग अप चलता है सिर्फ। आया समझ में, वाइंड अप कर सकते हो आप लीगल प्रोसीजर से, या बहुत सालों से कंपनी कुछ नहीं कर रही हो और कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है, आरओसी ने नोटिस भेजे, कोई जवाब नहीं आ रहा है, समझ जाओ सब लोग मर गए हैं, तो आरओसी अपने आप ही वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट करके वाइंड अप करेगा। तो किसी न किसी को वाइंड अप करना पड़ेगा, तब मरती है, नहीं तो अपने आप कभी नहीं मरती। नेचुरल पर्सन नेचुरली मर जाते हैं अपने आप, आर्टिफिशियल पर्सन हम बनाते हैं, तो मारते भी हम ही हैं, हमारे बिना कभी भी अपने आप मरते नहीं है। न मारो तो अपने आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी रिमेन्स फॉरएवर। चित्र से पढ़ते अपन, है ना, ऑडियो विजुअल एक्शन कर करके, शानदार बच्चे। हाँ जी, दूसरा, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है वैसे भी। तो अगर 5 मेंबर है किसी कंपनी में, पांचों एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और पांचों मर गए, खाई में गिर गई कार, तो कंपनी बंद? बोले नहीं, उनके शेयर उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे अपने आप। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई नहीं होगा उनका, सब अल्लाह रखा राम जाने ऑर्फन एज के लोग थे, कोई है ही नहीं उनका आगे पीछे। तो आरओसी किसी और को दिलवा देगा, गवर्नमेंट किसी और को दिलवा देगी, और ज्यादा हुआ तो फिर बंद कर देगी, बंद करने से बंद होती है। लेकिन अगर कोई हो पीछे
तो फिर चलती रहती अपने आप शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और कंपनी चलती रहती है। तो क्वेश्चन तैयार हो गया। 5 लोग थे, 5 मर गए, कंपनी का क्या होगा? तो बोले दो प्रोविजन लिख के आना, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए कंपनी अलग, मेंबर के मरने से कंपनी नहीं मरती, और दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, लोग आए जाए लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन तैयार हुआ इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तलवार की धार पे चलवा नहीं रहा हूं बेटा, तलवार की धार जैसा तीखे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को चीरते जा रहे हैं बात कर कर। हेडिंग देखना है, बाकी सब आता है। कॉमन सील ऑप्शनल है, पहले कंपलसरी होती थी। कैसी दिखती है आप जानते हो, मैंने चित्र दिखा रखे हैं आप सबको। कॉमन सील कैसी दिखती है? ठीक, एम्बॉस करके एनग्रेव करके छपती है कागज के ऊपर, लाल रंग का स्टिकर लगाते हैं जनरली ऊपर, फिर वो ऐसे दबाते, उसके ऊपर कॉमन सील उभर के आ जाती है। 2015 के पहले कॉमन सील रखना कंपलसरी थी, ऑलमोस्ट 15-16 के 15 के पहले। उसके बाद उन्होंने कॉमन सील ऑप्शनल कर दिया। अब अगर 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर भी हो तो वो कंपनी की सिग्नेचर मान ली जाएगी। भाई कंपनी अगर अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, तो उसको अपने उस एग्जिस्टेंस को प्रूव सब्सटैंशिएट तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ हम एग्जिस्टेंस में हैं। और अपने एग्जिस्टेंस को सब्सटैंशिएट यानी प्रूव करने के लिए कंपनी किसका इस्तेमाल करती है? कॉमन सील का, अगर हो तो। और अगर नहीं है किसी कंपनी में तो कोई बात नहीं, 2 डायरेक्टर की साइन भी हो गई तो ये माना जाएगा कि साइन कंपनी ने ही की है। आया? बहुत बढ़िया, है ना? तो सब्सटैंशिएट इट्स एग्जिस्टेंस, जानबूझ के कठिन वर्ड मैंने मुंह से बोला ताकि आपको बाद में पढ़ते समय दिक्कत ना आए। शार्प बच्चा एकदम, बहुत अच्छा। क्या कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है? तो सब कुछ अपने नाम से कर सकती है? तो 3-4 चीजें बताना। अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है? अपने नाम से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को अपने नाम से होल्ड कर सकती है? अपने नाम से खरीदी हुई और होल्ड की हुई प्रॉपर्टी को कभी डिस्पोज ऑफ यानी सेल करने की इच्छा हुई तो अपने नाम से सेल भी कर सकती है। तो अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी इन इट्स नेम कर सकती है, इन इट्स ओन नेम। तीनों फ्रेज याद हो गए? अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने खुद के नाम से, और सू कर सकती है अपने नाम से, और सू हो सकती है अपने खुद के नाम से। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। आया? सू करना मतलब केस लगाना, और सू होना मतलब किसी और ने आपके ऊपर केस लगाया है। ठीक है। सेपरेट मैनेजमेंट, भाई कंपनी में ओनरशिप किसके हाथ में? शेयर होल्डर के, क्योंकि ओनरशिप यानी शेयर्स की ओनरशिप, इक्विटी शेयर की ओनरशिप। ठीक, और जिसने शेयर लगाए हैं एक तरीके से कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज उसके पैसे से ही खरीदी गई है। वो पैसा नहीं लगाता तो कहां से खरीदते आप? तो ओनर कौन है? शेयर होल्डर। मोटा मोटा हिसाब किताब ये। वैसे तो कंपनी अपने आप में सेपरेट एग्जिस्टेंस से कोई ओनर नहीं होता किसी का, लेकिन उस कंपनी में जो प्रॉपर्टीज है वो किस पैसे से आई है? शेयर होल्डर के पैसे से। तो मोटा मोटा ओनर कौन हुआ? शेयर होल्डर। अब सर किसी फालतू को तर्क करो सर, किसी कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं हो, क्योंकि ऐसी भी कंपनीज होती है जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होती, प्योर गारंटी कंपनी या प्योर अनलिमिटेड कंपनीज, तो फिर उसके अंदर जो दूसरे तरीके से आप मेंबर बनते हो। लेकिन ओवरऑल कंपनी के बेनिफिशियरी ओनर कौन होते हैं? कंपनी की सारी एसेट्स के बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं? अंत में सारी एसेट्स बेच के सारी लायबिलिटीज चुका दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को सारी कैपिटल भी चुका दी, फिर भी अगर कुछ बच जाए, जैसे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बचता है पार्टनरशिप में, वैसे ही कंपनी में भी वाइंडिंग अप के समय सब बेच दिया, सबको सब चुका दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में उनकी कैपिटल भी रीपे कर दी, फिर भी बच जाए एसेट्स, तो क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को बचे बटेगी कि नहीं बटेगी? इसका मतलब बेनिफिशियल ओनर, अंत में सारा बेनिफिट किसको जाना है? अरे भाई मम्मी सबसे लास्ट में खाना खाती है तो उसके 2 नुकसान, पूछो क्या? खत्म हो जाए तो कम मिलेगा, पर एक फायदा भी तो है, पूछो क्या? बच गया उसमें सारा उनका। लॉजिक समझ में आया? तो कम पड़ा तो इक्विटी शेयर होल्डर नुकसान भी उठा रहा है, हो सकता है सबसे लास्ट में उसको कैपिटल रिपे होगी, नहीं मिला तो गया, बाय बाय टाटा बाय बाय। लेकिन एट द सेम टाइम बच गया तो एक्सेस बचा तो वो भी सब उसका। फिर जिंदगी में हर प्रो के साथ कौन जुड़े? हर कौन के साथ प्रो जुड़ा है भाई। रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए इंसान में। इक्विटी शेयर होल्डर बनने का फायदा यही है, रिस्क तो बहुत है लेकिन बेनिफिट्स भी उतने, रिवॉर्ड भी उतने। शार्प बच्चा एकदम। तो मुझे बताओ एकदम शार्प बच्चों, ये जो शेयर होल्डर है अंत में बेनिफिट तो सारे इनको ही आने ना अगर बच जाए तो कंपनी की प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल ओनर, माना कंपनी ओनर है अपने नाम से, पर बेनिफिशियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर ही तो है। एक तरीके से बोल सकता हूँ ये कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर शेयर होल्डर है, बेनिफिशियल ओनर, लेकिन मैनेजमेंट उनके हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। तो क्या ओनरशिप और मैनेजमेंट कंपनी में सेपरेट रहता है? क्योंकि पार्टनरशिप में जो ओनर है प्रॉपर्टी के, पार्टनरशिप के जॉइंट ओनर, सारे पार्टनर मैनेज भी वही तीनों मिलकर करते हैं। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम हाथों में, किसमें? पार्टनरशिप में, एचयूएफ में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। पर कंपनी में
कंपनी में ओनरशिप दूसरे हाथों में और मैनेजमेंट दूसरे हाथ में। मजा आया सेपरेट मैनेजमेंट वाला पॉइंट पढ़ के, है ना? एकदम शार्प। अच्छा, जिंदगी पॉपकॉर्न बन जाती है, ऐसा ऑनलाइन लिखा है किसी ने, इसीलिए ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी देखो, अनलिमिटेड कंपनी भी एक होती है, आपको मालूम है, उसके मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है, उसको छोड़ दो। या फिर अगर आपने घोटाले करे हो पर्दे के पीछे, तो कॉर्पोरेट वेल उठा देते हैं और आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं। इन दो केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो आम तौर पर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होते हैं। या तो गारंटीड अमाउंट बोल रखा हो तो गारंटीड अमाउंट तक, या शेयर ले रखे हो तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू तक। बोलो हाँ। तो आमतौर पर तो यही बोला जाता है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। इसके एक्सेप्शन है अनलिमिटेड कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर वो तो एक्सेप्शन में जा रहे हैं, इतने कोई खास, ज्यादातर लोग ऐसा, पहली बात तो रोज कॉर्पोरेट वेल उठती नहीं है, और अनलिमिटेड कंपनी ज्यादातर लोग बनाते नहीं है, 99.9% नहीं बनाते। इन जनरल भारत में जो कंपनी बनती है वो कौन सी वाली बनती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो वर्ड क्या बनेगा उसमें, वर्ड क्या बनेगा, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, या तो ऐसा बोल लो, या लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। उनके पास जितने का शेयर, उसमें जो अनपेड अमाउंट है बस उतनी लाइबिलिटी और चुकानी है। अथवा यूं कह लो कि जितने का शेयर लिया है उतना का अमाउंट उसकी लाइबिलिटी की लिमिट है, उस अमाउंट से ज्यादा उसको चुकाना नहीं है। तो आप पूरा ओवरऑल भी बोल सकते हो लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, या यूं कह लो कि जितना बचा है उतना देना, उसकी अब रिमेनिंग लाइबिलिटी है, अनपेड अमाउंट। ठीक, अगर गारंटी कंपनी हो तो गारंटीड अमाउंट उसको ला के देना है। इन सम केसेस लाइबिलिटी में भी अनलिमिटेड, ये वो सम केसेस कौन से, एक तो अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरा अगर कॉर्पोरेट वेल उठ जाए, घोटाला किया हो तो पर्दे के पीछे जितने भी लोग हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। वो सम केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पे तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। सही जगह बैठे हो, बोलो हाँ, है ना? सही जा रहा है सब कुछ, शार्प बच्चा। अब मुझे बताना, कंपनी की नेशनलिटी, नेशनलिटी का अर्थ होता है कि जहां कंपनी जन्मी है ना, इनकॉर्पोरेशन हुआ है। जैसे मेरी नेशनलिटी क्या, इंडियन, पैदा कहाँ हुआ हूँ मैं, इंडिया में। अब बाद में कहीं भी रहने लग जाऊँ, नेशनलिटी इंडियन है ना। एक सिटीजनशिप अलग है ना। दूसरा है रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब निवास। तो कंपनी का नेशनलिटी हो सकता है, हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, हाँ, पर सिटीजनशिप नहीं मिलती, क्योंकि सिटीजनशिप जब भी मिलेगी किसको मिलेगी, नेचुरल पर्सन को मिलेगी, क्योंकि सिटीजन तो वोट भी डालेगा, चुनाव में खड़ा भी हो सकता है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को ही अवेलेबल है सिर्फ, वो वाले भी, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है ना जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, तो वो वाले भी किसको मिलेंगे, नेचुरल पर्सन को, सिटीजन को। अगर कंपनी सिटीजन हो जाए तो चुनाव में खड़ी हो जाएगी, वोट डालने लग जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए कंपनी सिटीजन नहीं होती, आया। लेकिन कंपनी की नेशनलिटी होती है और रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। तो बड़जात्या बिल्डर्स लिमिटेड नाम की बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की, अगर इंडिया में बनी है, इंदौर में, तो उसकी नेशनलिटी क्या है, इंडियंस, और रेसिडेंट कहाँ की, वो इंडिया की, आया। सिटीजनशिप स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे की कंपनी अभी इंडिया में आई नहीं है, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है क्या वहां पे, नहीं। पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी कंपनी को सिटीजनशिप नहीं देते, हर जगह उसकी नेशनलिटी और रेसिडेंशियल स्टेटस ही काउंट किया जाता है। ऐसे ये वही यूनिट है कंप्लीट 15 मिनट में, 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट। अब है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ध्यान सुना, कॉर्पोरेट वेल यानी कॉर्पोरेट पर्दा, वेल यानी पर्दा, वेल यानी पर्दा। अपन क्या क्या बोलते हैं वेल को, वेल, याद आ रहा है ना, हाँ। तो वो जो कॉर्पोरेट पर्दा है, और भी बोलते हैं, आड़, आड़, आड़ में सब कुछ, आड़ को हम सुनिएगा। तो वो जो पर्दे के पीछे छुप के, वो जो वेल के पीछे छुप के आप काम कर रहे हो, समझ गए क्या कर रहे हैं हम, गुड, शार्प बच्चे। लाइव जा रहा है ना यूट्यूब, अपने से पढ़ पढ़ के लोग पढ़ाना सीख रहे हैं, हाँ। तो वो जो पर्दा है, उस पर्दे को क्या करना है, हटाना है। क्यों, क्योंकि माना कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या डाला है, पर्दा। पर उस पर्दे के पीछे से अगर कोई गलत काम कर रहा है और बाद में बोलता है कि जो भी किया कंपनी ने किया, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका फायदा उठा के पीछे से गलत काम करके बच निकलेगा, तो फिर उस केस में हम यही मानेंगे कि पर्दा हटाओ, और जो कंपनी है और जो मेंबर है जिनके बीच में पर्दा डाला था, पर्दा हटाओ, तुम दोनों एक ही हो और कोई अलग अलग नहीं हो, और जो भी गलती है वो तेरी है।
ये जो वेल उठा के, लिफ्टिंग यानी उठाना, वेल यानी पर्दा, घूंघट भी बोलते हैं, पर्दा भी बोलते हैं, है ना। तो वो जो वेल या पर्दा उठा के पर्दे के पीछे जो गलत लोग हैं उनको पनिश करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और लाइबिलिटी क्या कर देंगे तेरी? अनलिमिटेड। अब कोई लिमिटेड नहीं, अब तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और इतना ही नहीं, अब कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बोले सर वो सेलोमेन, बोला बेटा सेलोमेन यहाँ पे नहीं लगेगा। जब सब अच्छा अच्छा हो तब सेलोमेन लगेगा, तब ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग ले, तब मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लगेगा। लेकिन जहां कंपनी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहा हो, बुरे कामों के लिए कर रहा हो, वहां पे फिर सेलोमेन वाला केस नहीं लगेगा। आया? कितनी प्यारी लाइन है यार, देखना ये। अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करने के लिए, रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्राइम को डिफेंड करने के लिए करते हो, तो फिर आपको ऐसा करना अलाउड नहीं है। आप सेपरेट लीगल एंटिटी से अच्छे अच्छे काम तो करो, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में गलत को जस्टिफाई कर रहे हो, फ्रॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्राइम को डिफेंड कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, तो फिर हम सेपरेट लीगल एंटिटी को, सिद्धांत को, यानी सेलोमेन वाले प्रिंसिपल को लगने नहीं देंगे, बल्कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके कंपनी और मेंबर कोई अलग अलग नहीं है, पर्दे के पीछे एक ही है, और जो भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति उसको ही पनिश करेंगे, ये वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। मजा आया? मिल्वॉकी रेफ्रिजरेटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का केस है। इतनी प्यारी लाइन लिखी है, 4 फ्रेज याद कर लेना। The principle of separate legal entity cannot be allowed to be used to violate public policy, protect wrong, protect fraud, defend crime, justify wrong. हाँ, अपना कठपुतली वाला एग्जाम्पल बेटा, पर भी यहाँ सबको बताने का नहीं हो गया, वो क्लास का है। आया? चल। हाँ, तो क्या कभी कभी मेंबर और कंपनी को वन एंड द सेम गिनते हैं? हाँ, मेंबर और कंपनी को वन एंड द सेम। कभी कभी क्या हमेशा? जब घोटाले हो रहे, गड़बड़ हो रहे, तो फिर कोई अलग अलग नहीं, कंपनी जो मेंबर है वही कंपनी और जो कंपनी वही मेंबर है। अब मजे की बात, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के जो तरीके हैं वो 2 हैं। पहला जुडिशियल डिसीजंस, जो कोर्ट ने कुछ कुछ केसेस में डिसाइड किया है, और दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। 17-18 केस लॉज हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अपने कोर्स में तो 4-5 ही हैं। 17-18 केस लॉज हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, अलग अलग, वर्ल्ड वाइड, इंडिया के बाहर के सब मिला के। आ रही क्या बात समझ में? अपने कोर्स में तो 4-5 ही है। अपन तो अभी उतने ही पढ़वाएंगे जितना समय भी इतना ही है, लेकिन पढ़ने को तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं। जुडिशियल डिसीजन मतलब जो अलग अलग केसेस में कोर्ट के निर्णय आए हैं और कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किए। और स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब जो स्टैट्यूट यानी लॉ में ही दे रखा है, लॉ ने बताया रखा है कि इन रीजन से तो अपने आप ही उठी जाएगी, कोर्ट में जाके पूछने की जरूरत नहीं है, उठी जाएगी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाएगी और मेंबर और कंपनी को एक ही माना जाएगा। तो पहले स्टैट्यूटरी पढ़ा देता हूँ जो आउट ऑफ कोर्स है, एक्स्ट्रा पढ़ाने की इच्छा हो रही है इसलिए जरा सा, कभी आ जाए कभी एग्जाम में तो 6 महीने से ज्यादा हो जाए, और अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं पब्लिक में 7 से कम और प्राइवेट में 2 से कम हो जाएं, और 6 महीने हो गए अभी तक आपने मिनिमम नंबर ऑफ वापस रिस्टोर नहीं किया है, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली वेल उठ जाएगी। और पर्दे के पीछे जितने भी मेंबर है जिनको इस बात की जानकारी है कि नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम लेवल से कम हो चुके हैं, फिर भी उनने मिनिमम पे रिस्टोर नहीं किया और 7वां मेंबर या दूसरा मेंबर लेके नहीं आए हैं, तो फिर उनकी लाइबिलिटी उस दिन से अनलिमिटेड हो जाएगी उन सारे ट्रांजेक्शन्स की जो उन 6 महीने में और आगे होंगे। जब तक 7 मेंबर थे या पब्लिक में 7 प्राइवेट में 2 थे तब तक के तो ट्रांजेक्शन ठीक है, उसके बाद जिस दिन 7 से कम हो गए थे या प्राइवेट में 2 से कम हो गए थे, उस दिन से लेके आगे तक के सभी ट्रांजेक्शन की उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, कोई कंपनी और मेंबर अलग नहीं, अब तुम ही हो जो भी हो। आया? ये तो लॉ में ही लिखा है। दूसरा, अल्ट्रा वायर्स काम करो, अगर अल्ट्रा वायर्स काम बियॉन्ड द पावर्स, तो फिर उस केस में कंपनी अलग है और मेंबर अलग है नहीं, जो भी बियॉन्ड द पावर है वो तुम्हारी गलती है, तब भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। और तीसरा, कंपनी के नाम का मिस डिस्क्रिप्शन करते हो, गलत नाम बताते हो कंपनी का, अगर मार्केट में पड़ जाते बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अगर पड़ जाते बिल्डर्स लिमिटेड बता रहे हो, तो जिन जिन ने ये मिस डिस्क्रिप्शन, नाम को मिस डिस्क्राइब करा है, वो सारे लोग उन ट्रांजेक्शन के लिए पर्सनली लाइबल होंगे। ये लॉ में ही लिखा है, इसको कोई कोर्ट के डिसीजन पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। ये तो क्या हो गया? स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक, गवर्नमेंट में क्या कैसे पता चलता है कॉर्पोरेट वेल उठानी है? कॉर्पोरेट वेल उठाती बेटा गवर्नमेंट नहीं है, कॉर्पोरेट वेल कौन उठाता है? कोर्ट उठाता है। हाँ, जब केस जाता है कोर्ट में तो कोर्ट ये चेक करता है कि इनको अलग अलग मान के कंपनी को लायबल बनाए, या अगर घोटाला हुआ है तो पर्दा उठाओ, और जो पर्दे के पीछे, तो पर्दा उठाने का डिसीजन लेगा कौन? कोर्ट लेगा। है? बहुत बढ़िया।
जब जब लोगों ने इलेजिटिमेट एक्टिविटीज करके इस पर्दे के पीछे शेल्टर यानी आसरा लेने की कोशिश की है, गलत काम कर लिया और पर्दे के पीछे आड़ या आसरा लेके बैठ गए, तब तब कोर्ट ने क्या किया, अच्छा बोले अच्छा गलत काम करेगा और बाद में बोलेगा कंपनी ने किया, और कंपनी को तो जेल भेज नहीं सकते, तो बच जाएगा। तो गलत तू करेगा, फंसाएगा कंपनी को जेल भेज नहीं सकते हैं, तो सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में तो गलत काम करोगे। तो बोले कंपनी जब तक सब अच्छा अच्छा हो रहा है मान के चलेंगे कंपनी ने किया, जहां घोटाले वोटाले हुए, रॉन्ग काम हुए, टैक्स की चोरी हुई, फलाना ढिमका काम हुआ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ हुआ, तो वहां पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कोई कंपनी और मेंबर अलग अलग नहीं, पर्दा उठाओ, जो कंपनी वही मेंबर है और जो मेंबर है वही कंपनी। और अच्छे से बता दिए एक बार, अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब जुडिशियल डिसीजंस फटाफट फटाफट, आप सिर्फ हेडिंग सुनना और मुझे पार्टीज का नाम बता देना, इतना ही काम का है ये। कहानियां सारी पहले सुना चुका हूँ, किसी को कहानी सारी समझनी हो कि अंदर की कहानी क्या है तो मेरे से वीडियो मांग लेना, मेरे से वीडियो मांग लेना, इसका वीडियो दे दूंगा। अगर पूरी कहानी समझ, 1 घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट, और आप 1.5 की स्पीड पे चलाओगे तो तकरीबन 40 मिनट में हो जाएगा। सुनने की भावना हो कि ये कहानियां समझनी है, क्योंकि इन कहानी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। दिनशा मानिक जी पेटेड का पूरा एक एसएससी था, पैसे वाला था, डिविडेंड इनकम आती थी, इंटरेस्ट इनकम आती थी, उसने 4 फेक कंपनी बनाई, अपने डिविडेंड उनको दे दिए बदले में उनके, है ना, और लोन ले लिया, और फिर कंपनी को लोन दे दिया एक तरीके से, और कंपनी लोन के रूप में उसको इंटरेस्ट की इनकम जो है वो कंपनी को आती है, और कंपनी लोन के रूप में वो इसको दे देती है। तो वो जो घोटाले करे हैं, ऐसा कैसे क्वेश्चन आ जाएगा और अंत में पूछ लेंगे कि बताइए क्या होगा। तो बोले सेपरेट लीगल एंटिटी का सिद्धांत यहाँ पर नहीं लगेगा, कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाएगी, वो चारों कंपनी कोई अलग नहीं, जो भी है पीछे दिनशा मानिक जी है, इसलिए वो सारी इनकम दिनशा मानिक जी पेटेड की है, इसलिए अंत में दिनशा मानिक जी पेटेड को उस ह्यूज इनकम पे टैक्स देना ही पड़ेगा। ये एक हो गया केस। सुनाई दी पूरी कहानी बात बात में? हाँ, ऐसे ही हमने बोला था कि नौकरी छोड़ के जाएगा तो हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, हमारे क्लाइंट्स को फोन लगा लगा के तोड़ेगा नहीं, वो बाद में नौकरी छोड़ देता है और अपनी वाइफ और दोस्त को कंपनी का डायरेक्टर बना के और सारी अंदर की जानकारी देके, वो कंपनी, आप वाइफ और दोस्त ने जो कंपनी बनाई है वो कंपनी इस कंपनी के सारे एम्प्लॉय क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर रही है। बाद में कंपनी ने इस पे केस कर दिया हॉर्न पे, गिलफर्ड मोटर कंपनी ने, कि भाई तू तो गलत कर रहा है। तो बोले मैंने थोड़ी, क्या, वो तो ये कंपनी कर रही है। बोले वो कंपनी और तू कोई अलग अलग नहीं है, पर्दे के पीछे से तो तू ही है, बस ये है कि ये फ्रॉड तू जानबूझ के खुद नहीं कर रहा है, तो कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है फ्रॉड करने के लिए। अगर पर्दा उठाया जाए तो पीछे से तू ही है, और फ्रॉड भी तू ही कर रहा है, और वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तू ही कर रहा है। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, तो खुद नहीं कर रहा है तो कंपनी से करा रहा है एक तरीके से। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल उठाई थी और कंपनी और हॉर्न को एक ही माना गया था, और हॉर्न को बोला गया था कि आप गिलफर्ड मोटर कंपनी को कॉम्पेंसेट करो। याद आया? कहानी सुना रहा हूँ, है ना। अमेरिकन व्यक्ति ने इंडिया में कंपनी बनाई, इंग्लैंड में कंपनी बना के इंडिया में पिक्चर बनाई, वो काम जो खुद नहीं कर सकते तो कंपनी को एजेंट बना के करा, एक तरीके से लॉ वायलेट हो रहा है। पर्दे के पीछे देखा गया तो फिल्म का सारा प्रॉफिट किसको जाएगा? 90% अमेरिकन को। अमेरिकन को कंपनी बनाना इंडिया में अलाउड ही नहीं था, तो बोले मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो इंग्लैंड की एक कंपनी है उसने फिल्म बनाई है, अमेरिकन को इंडिया में फिल्म बनाना अलाउड नहीं है। तो बोले मैंने थोड़ी बनाई, इंग्लैंड की कंपनी ने बनाई। तो बोले वो इंग्लैंड की कंपनी के पीछे कौन है मेजोरिटी शेयर होल्डर? 90% तो ही है, सारा प्रॉफिट तो तेरे को ही जाना है बॉक्स ऑफिस का। बोलो हाँ। तो तू वो काम जो खुद नहीं कर सकता वो कंपनी को एक एजेंट के तौर पे करवा रहा है और इनडायरेक्टली लॉ को वायलेट कर रहा है। बोलो हाँ। तो कॉर्पोरेट वेल उठाएंगे और यही माना जाएगा कि वो इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड की नहीं, पर्दे के पीछे हुई है। ऐसे ही जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर चल रहा हो और इंग्लैंड के लोग जर्मन कंपनी को पैसा देना बंद कर दे, तो जर्मन कंपनी का कहना है कि जर्मनी की कंपनी अलग है, यहाँ पे तो हमने नई सब्सिडरी खोली ना, और ये तो इंग्लैंड में खुली है, तो इंग्लैंड की कंपनी इंग्लैंड के लोगों से पैसा मांग रही है। बोले ये जो इंग्लैंड में कंपनी बनी ये तो सब्सिडरी है, पीछे पेरेंट कंपनी तो जर्मन की, सारा पैसा जर्मनी जाता है, और तुमको अगर पैसे दिए तो दुश्मन के साथ व्यापार करने का दोष आएगा, जनता पकड़ के मारेगी हमको। इसलिए पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेल उठा रहे हैं, और बेल उठा के देखा तो तुम और जर्मन लोग कोई अलग अलग नहीं हो। तो पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ये केस कॉर्नर ब्रदर्स वर्सेस कॉर्नर्स का भी था और डेमलर एंड कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी था। जरूरत नहीं पड़ती मेरे को देखने की, आपको भी नहीं, आपको मालूम है। बोलो हाँ, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है फ्लुएंटली। बोलो हाँ, पकड़ वाले बच्चे हो, आ रहा है समझ में? एकदम शार्प। तो ये हो गया। मुझे बताइए कब कब कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाती है? जब जब टैक्स की चोरी करने वाले हो आप, तो टैक्स रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाती है। दूसरा, कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि कहीं एनिमी कंपनी तो नहीं है, डेमलर एंड कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर्स अभी पढ़ा था। उसी तरह से इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका केस ये गलत छप गया है, ये हॉर्न आएगा, गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, गिलफर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न।
ठीक है। कंपनी जब लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रही है, आपको बोनस नहीं देना है अपने एम्प्लॉयज को, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखानी है, उसके लिए फेक कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के उन पर्दे के पीछे और अपना प्रॉफिट उनको ट्रांसफर कर दिया, तो आपकी कंपनी में प्रॉफिट कम है तो आपको बोनस देने से बचना है। तो क्या लीगल ऑब्लिगेशन या लेजिस्लेशन यानी लॉ को अवॉइड करने के लिए, लॉ में क्या लिखा है, बोनस दो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और बोनस देने से बचने के लिए अगर आपने फेक कंपनीज बनाई है तो पर्दा उठा देंगे, और वो जो फेक कंपनीज हैं उनके पर्दे के पीछे तो आपकी कंपनी आप ही हो, तो वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कि वो कंपनी अलग और ये कंपनी अलग, कोई अलग नहीं है, पर्दे के पीछे आप ही हो, और आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए ये शेल कंपनीज बना रहे हो। आई बात समझ में? तो पर्दे के पीछे आपको ही पकड़ा जाएगा, कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाएगी। कहा था कि मैं मुझसे वीडियो मांग लेना, पर जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, मन नहीं माना, मैंने खुद नहीं बोल दी, सारी कहानियां सुना दी। और जब कंपनी को एक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वही आरजी फिल्म्स लिमिटेड वाला अमेरिकन प्रोड्यूसर ने इंग्लैंड में कंपनी बना के इंडिया में पिक्चर बनवाई थी, जो काम खुद नहीं कर सकता वो उसने इंग्लैंड में कंपनी बना के कंपनी से कराई, तो कंपनी को एक एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, आरजी फिल्म्स लिमिटेड। हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं आया? तो फिर हाँ बोलो या ना बोलो, एक चीज बोलो, आ गया ना? हाँ बोलो ना। हो कितने हो गए हमारे कंपनी चैट के पेज? 2 हो गए? 4 पेज हो गए? क्या बात कर रहे हो, इतनी फास्ट? हम्म। अगला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। घड़ी का कांटा लगाना, कितनी देर में करें? 10 मिनट बहुत हो जाएगा, कि पहले हो जाएगा? अरे देखो आप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी से, दोनों में से पहले प्राइवेट की डेफिनेशन पढ़ी जाएगी, क्योंकि पब्लिक की डेफिनेशन तो डेफिनेशन इन नेगेशन है, कोई पब्लिक मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट, तो मजा ही नहीं आएगा, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले प्राइवेट पढ़ते हैं। तो प्राइवेट, अच्छा 2 ही प्रकार की कंपनी टोटल, ओपीसी भी इसी में आ जाएगी, ओपीसी इज ए काइंड ऑफ प्राइवेट ओनली, तो प्राइवेट ही पढ़ते हैं सबसे पहले। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। तो पहले 1 लाख हुआ करता था, अब सरकार ने बोला आपको जितना प्रिस्क्राइब करना है आप कर लो, कोई हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं, आप 10 रुपए से शुरू कर लो, कोई पागल ही होगा वैसे भी जो इतने कम में शुरू करेगा, तो जितनी आपको करना है उतनी रख लो। प्रिस्क्राइब मतलब स्पेसिफाई करना, जितनी आपको स्पेसिफाई करना उतनी स्पेसिफाई कर लो, सरकार की तरफ से कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है। और पब्लिक में पहले कितनी थी प्रिस्क्राइब लिमिट? 5 लाख, तो मिनिमम इससे कम तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती प्राइवेट लिमिट, 1 लाख तो होना ही चाहिए, और पब्लिक 5 लाख तो होना ही चाहिए, उससे कम में स्टार्ट नहीं हो सकती थी, ऐसा था पहले। अब बोले जितनी आपको करना है करो, 1 रुपए से करना है 1 रुपए से करो, 1 अरब से करना है 1 अरब से करो, हमने सारी लिमिट्स हटा दी। तो विच हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स, तथा जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 3 पॉइंट लिखती है। पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं उनके पास शेयर होते हैं और वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफर करने का राइट है, शेयर ट्रांसफर करने का राइट है, लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि जब तक फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तब तक वो शेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आया? या जो भी और एक्स्ट्रा और भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है में, तो जनरली ये रिस्ट्रिक्शन रहती है क्या, कि जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तब तक आप वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 200 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको आपको एक्सेप्शन में डालना पड़ेगा, ओपीसी, एक्सेप्ट ओपीसी। क्यों? क्योंकि ओपीसी में आपने बोल दिया कि 200 से ज्यादा नहीं होंगे, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि ओपीसी इज ए काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो 200 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो फिर तो ओपीसी में भी 200 हो जाएंगे, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो लाइन ध्यान से सुनना, ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, एंड इन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200। तो फिर तो प्राइवेट में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और ओपीसी भी प्राइवेट ही है, तो एनालॉजी ये बोलती है कि फिर तो ओपीसी में भी 200 हो सकते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, उसमें तो मिनिमम भी 1 होगा और मैक्सिमम भी 1, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड का जो एक प्रकार है ओपीसी उसको छोड़ दो, अगर उसमें मिनिमम मैक्सिमम 1 ही होगा, उसके अलावा बाकी जितनी प्राइवेट लिमिटेड है उनमें मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। और उस 200 की जब गिनती करने जाएंगे तो वो गिनती 500 भी हो सकती है, पर गिनेंगे 200 ही। मतलब जब 200 की गिनती गिनेंगे तो उन्हीं को गिनेंगे जिनको 200 में गिनते हैं। तो जो पास्ट एम्प्लॉइज हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर दिए थे हमने बोनस के तौर पे या स्वेट इक्विटी के तौर पे या ईसॉप के तौर पे, या जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है जिनको हमने ईसॉप, बोनस या किसी के तौर पे स्वेट इक्विटी के तौर पे शेयर दिए, इन एम्प्लॉइज को मेंबर तो मानते हैं,
मीटिंग में भी आते हैं, वोट भी डालते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब 200 की गिनती गिनते तब उसमें गिनते नहीं है ना। और दूसरा ज्वाइंट शेयर होल्डर जो मिलजुल के लेते हैं, 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 6 लोग मिलके एक शेयर ले रहे हैं, या 6 लोग मिलके इकट्ठे 100 शेयर ले रहे हैं, तो इन 6 को 5 को जो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होते हैं इनको एक गिनते हैं। जब 200 की गिनती गिनते तब इनको एक गिनते हैं, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को एक गिनते हैं। ठीक, एक्स एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज को, जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर दिए, कीवर्ड एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर दिए, उनको हम 200 की गिनती में शामिल नहीं करते। आया समझ में? बहुत बढ़िया। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को, शेयर, डिवेंचर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, स्टॉक, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को आइए सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगा के लीजिए, जुड़िए हमारी कंपनी से। सब्सक्राइब करने के लिए जनता को जो आइए इनवाइट करते हैं, वो इनवाइट करने पे प्रोहिबिशन है। कोई खुद आके ले ले चलेगा, प्राइवेटली 200 से कम लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो वो भी चलेगा, साल भर में 200 लोग की मैक्सिमम लिमिट है। ठीक, तो प्राइवेट इन्विटेशन से शेयर बेचो चलेगा, कोई खुद आके मांग ले शेयर, डिवेंचर तो चलेगा, लेकिन आप पब्लिक को इनवाइट करो, ये पब्लिक इनविटेशन कि आइए सब्सक्राइब कीजिए हमारी किसी भी सिक्योरिटी को, शेयर, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, स्क्रिप्ट, किसी को भी, तो वो जो पब्लिक इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर इट्स एनी सिक्योरिटीज, उस पर क्या लगी है? प्रोहिबिशन। वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक एक कीवर्ड का इंटरप्रिटेशन दिया बिना बोले, सिक्योरिटी शब्द खोल दिया, इसमें क्या आता है, सब्सक्राइब किसको बोलते हैं ये बता दिया। ठीक, और इनवाइट करने पे, वो भी किसको? पब्लिक को इनवाइट करने पे क्या कर सकते हो और क्या नहीं ये भी बता दिया। प्राइवेट को कर सकते हो 200 से कम लोगों को एक साल में, कोई खुद आए तो उसको दे सकते हो, लेकिन पब्लिक को इनवाइट आप अपनी ओर से नहीं कर सकते। एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना इज इक्वल टू पब्लिक इन्विटेशन। बोलो हाँ, उस इन्विटेशन देने पे प्रोहिबिशन है। पढ़ना सीख जाए कोई व्यक्ति, यूट्यूब का चैनल पे वीडियो देख लेता, बोलो हाँ, शार्प एकदम इंटरप्रिटेशन। पहुंच रही क्या बात? बहुत शार्प। ये डेफिनेशन हो गई हमारी प्राइवेट लिमिटेड की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको बोलते हैं? विच इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन एक खास बात, ऐसी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो किसी और की सब्सिडरी नहीं है, ऐसी इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, तो वो प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनीज एक्ट के सर्टेन पर्पजेस के लिए, कुछ पर्पजेस के लिए पब्लिक लिमिटेड मानी जाती है। पूरी तरह से पब्लिक नहीं हो जाती वो, फिर भले ही उसके आर्टिकल्स में वो 3 पॉइंट जरूर लिखे हों, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स, प्रोहिबिट्स, अंदर से तो वो प्राइवेट ही है, लेकिन उसके बाद भी इस एक्ट के कुछ पर्पजेस के लिए वो क्या मानी जाएगी? पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी। डीम्ड पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं अपन इसको। पब्लिक को प्यार से पीएलसी लिखते हो, प्राइवेट को पीवीटी एलटीडी लिखते हैं अपन। तो डीम्ड पीएलसी है कौन सी? वो प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी। पब्लिक मतलब कौन सी पब्लिक? इंडिपेंडेंट पब्लिक विच इज नॉट बीइंग अ प्राइवेट, जो प्राइवेट बिल्कुल भी ना हो। ऐसी पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट हो, तो वो प्राइवेट जब तक सब्सिडरी तब तक डीम्ड पब्लिक मानी जाएगी। और अगर उनका शेयर होल्डिंग कम हो जाए और होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता खत्म हो जाए, मैंने 50.5% शेयर ले रखे हैं तो होल्डिंग हो गया, और कुछ शेयर्स 1% कम कर दिए, मैंने डिसइन्वेस्ट कर दिया, और अब मेरे पास 49.5% शेयर्स हैं, तो हमारा होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता खत्म हो गया। होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता खत्म हो गया तो ये प्राइवेट लिमिटेड वापस प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी। अब इसका डीम्ड पब्लिक का स्टेटस खत्म हो जाएगा। एकदम शार्प बात। अच्छी क्या बात? हो गया 6.5 मिनट में। चल, अब ये डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और डिफरेंस बिटवीन सारे आप खुद करते हो, है ना? बहुत आसान होते हैं सारे, क्योंकि दोनों की कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए। अब ये वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। कंपनीज ऐसा आएगा यहाँ पे, गलेस। चलो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सबसे आम कंपनी है, ज्यादातर यही बनती है, जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कहाँ पे लिखी, कहाँ रहती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में। तो कैसे लिखी हुई मिलती है? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। और ये जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की, कितने रुपए चुकाना है उसको? मान लो 10 रुपए का शेयर लिया है तो 10 रुपया, 2 रुपए अलॉटमेंट एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट पे चुका दिए। अब शेयर कितने का तेरे हाथ में, और तूने चुकाया कितने कंपनी को? 4। अभी तेरी लायबिलिटी कितना है? 10 की चीज लेके 4 दिए तो 6 रुपए लायबिलिटी। तो फर्स्ट कॉल करा 3 रुपए का, दे
चुकाया। फिर सेकंड कॉल किया 3 रुपए का, दे, चुकाया। अब फिर कंपनी बोले कि यार पैसा कम पड़ रहा है और दे, बोले अब थोड़ी दूंगा, मेरी लाइबिलिटी की यहीं तक लिमिट थी, लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। बोलो हाँ। और ये जो पैसा है ये कब बुलाती है कंपनी? 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये सेकंड कॉल, लाइफ टाइम में कभी भी। और अंत में जरूरत पड़ जाए वाइंडिंग अप के टाइम तो तब भी, क्योंकि कैपिटल का जो अनपेड अमाउंट है वो तो कभी भी बुलवाया जा सकता है, लाइफ टाइम में भी बुलवाया जा सकता है और एंड में वाइंडिंग अप के टाइम पे भी बुलवाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है भाई नहीं है। ये एक बात। दूसरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये दो प्रकार का इसमें सिनेरियो है, या तो हर मेंबर अपना अलग अलग गारंटी अमाउंट लिख के जाता है एक रजिस्टर में, मेरी इतने रुपए की, मेरे इतने रुपए की, ऐसा भी एक सिस्टम सुनने में आता है। दूसरा ये कि एक फिक्स अमाउंट है जो हर मेंबर पे लागू होता है। तो मान लीजिए कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ये जो तरीका कॉमन है जो आपको बता रहा हूँ वही सही है, अपन यही पढ़ा है पहले भी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट ऑफ रुपीज, और वो जो भी आपने प्रमोटर्स ने शुरू में तय किया हो कंपनी बनाते समय, 500, 1000, 2000 जो भी तय किया हो, तो 2000 तय किया है तो फिर वो 2000 का अमाउंट फिक्स है, उतना पैसा तो हर मेंबर को लाके देना ही देना है। गारंटीड अमाउंट हो गया ना, गारंटीड अमाउंट मतलब इतना पैसा तो हर मेंबर को लाके देना ही है, मैक्स। ठीक। अब इसमें साथ में शेयर कैपिटल भी हो, अगर गारंटी कंपनी में गारंटीड अमाउंट प्लस शेयर कैपिटल भी है तो वो कंपनी होगी गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑल्सो। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी में तो फिर प्योर गारंटी कंपनी, मतलब गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। दो प्रकार की हो सकती है गारंटी कंपनी। अगर गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो डबल लाइबिलिटी होगी मेंबर की, एक तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी कभी भी लाइफ टाइम में या वाइंडिंग अप पे बुलवा सकती है, और दूसरा गारंटीड अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप पे बुलवा सकती है, वो भी कम पड़ जाए एसेट्स और लाइबिलिटी ज्यादा हो तो लाइबिलिटी चुकाने के लिए, और वो भी पूरा बुलवाए कोई जरूरी नहीं है। मान लो कंपनी को 200 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, 200 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं और गारंटीड अमाउंट एमओए में लिखा है 2 लाख रुपया, और कंपनी के मेंबर्स कितने हैं 10,000। अगर एक मेंबर से 10,000 मेंबर्स हैं और 10,000 मेंबर से 2 लाख रुपया बुलवाया जाए पूरा पूरा फुल अमाउंट, तो कितना पैसा हो जाएगा? करो 10,000 इंटू 2 लाख। एरर तो नहीं आ जाएगी कैलकुलेटर में? 10,000 इंटू 2 लाख, 5 और 3 8, 20 करोड़ हो रहे हैं क्या? 200 करोड़ पूरे हो रहे हैं? हाँ तो फिर पूरा ही बुलवा लेंगे, ये भी ठीक है। 10,000 मेंबर्स हैं और गारंटीड अमाउंट 2 लाख है, तो 2 लाख रुपए एक एक से बुलवाएंगे, पूरे पूरे 200 करोड़ हो जाएंगे। तो 200 करोड़ कंपनी की लाइबिलिटीज हैं, लेकिन 200 करोड़ की तो लाइबिलिटीज हैं, एसेट भी तो है कंपनी के पास 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की एसेट बेच दी, उससे 200 करोड़ की लाइबिलिटी चुकाई, तो 100 करोड़ की लाइबिलिटी चुक गई। अब कितनी बची है? 100 करोड़। अब पैसा कम पड़ गया है तो फिर सबसे 2-2 लाख बुलवा लेंगे गारंटीड अमाउंट। अरे बोले जब पूरे 2-2 लाख बुलवा लेंगे तो एक्सेस आ जाएगा, इतना पैसा तो चाहिए ही नहीं, फिर क्या करें? तो बोले जितना जरूरी उतना ही बुलवाएंगे। तो 2 लाख रुपया जो गारंटीड अमाउंट है वो तो मैक्सिमम है, जरूर थोड़ी कि उतना ही बुलवाया जाएगा। अब सब 10,000 लोगों में बांट दो, कितना बटेगा? 1-1 लाख ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तू 1.5 दे दे, तू 1 दे दे, तू 2 दे दे, से एवरेज है, नहीं नहीं नहीं, वो जितना मंगाया जाएगा सबसे फ्लैट एक समान मंगाया जाएगा, और हर मेंबर की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी कंपनी बुलवा रही है। अगली बात समझ में? ऐसा, ये तो है एक बात। अब बच के बाद ये जो गारंटीड अमाउंट है ये कब बुलवाया जाता है? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो अगर जो प्योर गारंटी कंपनी उसमें कब बुलवाया जाएगा? वाइंडिंग अप के टाइम। और गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो उसमें शेयर कैपिटल तो कभी बुलवा सकते हो आप, लाइफ टाइम में भी और वाइंडिंग अप पे भी, लेकिन उसमें भी जो गारंटीड अमाउंट है वो तो वाइंडिंग अप पे ही बुलवाया जाएगा, वो भी कम पड़ रहा हो तो। और अगर बच जाए तो मतलब गारंटीड अमाउंट तो बुलवाने नहीं पड़ा, शेयर कैपिटल से ही काम होगा और उसमें ही बच गया अंत में पैसा, फिर तो अच्छा है, नहीं बुलवाना पड़ा, और जो बच गया सरप्लस वो मेंबर्स में बांट देंगे, मजे की बात है। अच्छा, गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती है सर, तो फिर मेंबर्स कैसे बनते हैं? शेयर खरीदते तो मेंबर बन जाते हैं, अब जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर मेंबर कैसे बनेंगे? तो जो लोग आके अपने रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के मेरे को मेंबर बना लो, और वो लोग उसका एप्लीकेशन फॉर्म देख के एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है इसका नाम चढ़ा दो रजिस्टर में, वो मेंबर बनते जाएंगे। और जैसे ही आपकी साइन हो गई एज ए मेंबर, तो एक प्रकार से आपकी साइन हो गई कि वो अब एमओए में जो गारंटीड अमाउंट है वो आप देने के लिए रेडी हो। कल को कंपनी बुलवाती तो आपको वो गारंटीड अमाउंट देना पड़ेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे। आया समझ में? ये शार्प क्वेश्चन था एकदम। हाँ, पहुंची कि नहीं पहुंची बात? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। अंडरटेकर मतलब जितने आपने जिम्मेदारी ली है। ठीक।
तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो आपने जितनी जिम्मेदारी ली, अमाउंट जितना आपने जिम्मेदारी ली, गारंटी दी, उतना ही चुकाओगे। और हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर्स का अनपेड अमाउंट प्लस जितने अमाउंट की आपने जिम्मेदारी ली यानी गारंटी दी है उतना चुकाओगे। आगे समझ में? डुअल लायबिलिटी है गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में। ठीक, तो जो गारंटीड अमाउंट की लायबिलिटी वो कब एनफोर्स कर सकते हो? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उसको कभी भी लाइफ टाइम में आप एनफोर्स यानी फोर्सफुली बुलवाना, लास्ट में बुलवा सकते हो। ठीक, अनलिमिटेड कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनरशिप जैसे हो जाएगा तो, लेकिन अंतर ये है कि पार्टनरशिप में क्रेडिटर्स पार्टनर के घर भी जा सकते हैं, डायरेक्टली सू कर सकते हैं, पर अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी के प्रति है, डायरेक्ट आउटसाइडर के प्रति, क्रेडिटर के प्रति नहीं। कंपनी का क्रेडिटर तो कंपनी को ही सू कर सकता है, कभी डायरेक्टली मेंबर को सू, चाहे लायबिलिटी लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के ही होते हैं, वो कभी मेंबर के घर जाके पैसा, हाँ, चूंकि मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है पर कंपनी के प्रति है, तो कंपनी मेंबर से मांग सकती है सूट फाइल करके कि ला अपनी पर्सनल एसेट बेच के भी ला, लेकिन ला कम पड़ रहा है तो जितना भी बचना है तेरे को लाना है। आया? ये बहुत ही रिस्की कंपनियां होती है, और अगर यही कंपनी बनानी तो आदमी फिर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना लेगा। इसलिए 0.0001% लोग भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाते। पर एक फॉर्मेट है आपके सामने, मिठाई की दुकान है, जो मिठाई बहुत कम बिकती वो भी बनाता है मिठाई वाला। कम से कम कोई आ जाए तो खाली हाथ तो नहीं जाए दुकान से, और वो लॉस बियर करने के लिए रेडी, मालूम है? दुकान की नाक बची रहे कि बताओ यार तुम्हारी दुकान में घेवर ही नहीं मिल रहे, जबकि पिछले 25 दिनों से एक भी घेवर खरीदने वाला नहीं आया है। तो अगर हम अंदर मीटिंग करें, बोर्ड मीटिंग, मिठाई के दुकानदार ओनर सारे मिलके, हमारी मान लो बहुत बड़ी मिठाई ब्रांड है, बढ़ जाते हैं मिठाई लिमिटेड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि अपने किसी भी आउटलेट पे आप घेवर नहीं बेचेंगे। बोले क्यों? बोले घेवर बिक ही नहीं रहे, पिछले 25 दिन से एक ग्राहक नहीं आया घेवर का, और ये सब सड़ जाते हैं बाद में पड़े पड़े, क्या करे? बोले घेवर बनाना बंद। तो किसी समझदार डायरेक्टर ने बोला, बोले नहीं बंद मत करो, छोटी छोटी मात्रा में घेवर बनाओ, कोई नहीं खरीदे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बोले 20-30-40 किलो घेवर वेस्ट जाएगा, कितने का लॉस है? कितने का लॉस है? बोले ठीक है 10-20 हजार का लॉस होगा, और कितने का? बोले चलता है। वो गुडविल से बड़ा नहीं है वो लॉस। लॉजिक समझ में आ रहा है? कल को कोई एक भी आया और नहीं मिला, और वर्ड ऑफ माउथ गलत फैलेगा धीरे धीरे कि दुकान में कोई दम नहीं, किसी और ने बेच दिया, और हम वो दूसरी दुकान चढ़ा और वहां का कुछ और भी खरीद लिया और वहां पहुंच गया, और धीरे से वहां का टेस्ट जम गया और वहां का कस्टमर बन गया, और धीरे धीरे उसने 4 और रिश्तेदारों को बोला कि यहाँ का दुकान में मिठाई अच्छी है, तो धीरे धीरे कैसे मार्केट में खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो नहीं बिकती चीज कम बिकती है वो भी बनाओ, दुकान पे मिलना सब चाहिए। बिजनेस का लॉजिक दे रहा हूँ आपको। कई बार घाटा उठा के भी नाम बचाया जाता है ना, गुडविल ज्यादा बड़ी होती है। लॉजिक समझ? तो ब्लड में हमारे तो बनिए लोग हैं। अरे घाटा उठा के, हर चीज में प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता, घाटा उठा के भी नाम बचाया जाता है, सबसे पहली बड़ी बात तो ये। पहुंच रही क्या बात? बहुत अच्छा। तो माना कि इस तरह की कंपनियां कोई बनाता नहीं है, पर कोई आ जाए तो कंपनी जेट के पास होना तो चाहिए ना ये मिठाई भी, कि हाँ ये वाली भी मिलती है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसके भी प्रोविजंस हैं और इसका भी हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई बोले कि मेरे को पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला स्टेटस बहुत पसंद आया, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चाहिए वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो बोले ये वाला भी हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, अनलिमिटेड कंपनी। आया? तो अनलिमिटेड कंपनी का भी ऑप्शन है, लोग चाहे तो बना सकते हैं। इसमें भी वही 2 वर्जन है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल हुई तो डुअल लाइबिलिटी, लाइफ टाइम में या वाइंडिंग अप के टाइम जब चाहो तब अनपेड अमाउंट बुलवा सकते हो शेयर कैपिटल का, लिमिटेड लाइबिलिटी तो है ही है उतनी, और अंत में वाइंडिंग अप के टाइम पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और या फिर गारंटी प्योर अनलिमिटेड कंपनी, फिर तो उसमें लाइफ टाइम में तो क्या ही बुलवाओगे आप, क्योंकि शेयर कैपिटल तो है नहीं। आखिरी में अगर कम पैसा कम पड़ रहा है चुकाने के लिए, तो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी जितना चाहे उतना पैसा बुलवा सकती है। सर इसका सर बेनिफिट क्या है सब्सिडरी में प्राइवेट का पब्लिक रिप्रेजेंट करने का? बेनिफिट तो क्या है कि आप बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हो, बस बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है सच। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट कंसोलिडेट बनेगी और आप बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के रहोगे, और उस कंपनी ने अपना अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा, मेंबर्स को डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। होल्डिंग सब्सिडरी का तो वही रूल है। खैर, कंपनी अनलिमिटेड समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, बहुत बढ़िया। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? तो बोले इसमें 3 के तो नाम दे दिए कि इन 3 को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और 2 को उन्होंने वेरिएबल छोड़ दिया। तो बोले एक तो LIC को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, नाम दे दिया। IDFC लिमिटेड को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और तीसरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया
का जो ट्रांसफर और अंडरटेकिंग एंड रिपील का एक्ट था, उस एक्ट के तहत जो कंपनी बनाई गई थी, ये जो यूटीआई रिपील हुआ था भारत में, यूटीआई बंद हुआ, उसके बाद एक्सिस बैंक आया, है ना। तो यूटीआई जो बंद हुआ, पब्लिक सेक्टर था, यूटीआई की जितनी भी अंडरटेकिंग एसेट्स थी वो सब ट्रांसफर कर दी किसी दूसरी कंपनी को, एक्सिस बैंक बना उसके बाद। तो यूटीआई का ट्रांसफर एंड रिपील एक्ट 2002 करके, उस एक्ट के तहत जो कंपनी स्पेसिफाई की थी कि अब ये कंपनी मानी जाएगी यूटीआई की जगह, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कितनी हो गई? 3। LIC PFI है, IDFC PFI है, और यूटीआई एक्ट रिपील करके जिस कंपनी का नाम, कंपनी सिंगुलर का नाम स्पेसिफाई किया था उस एक्ट में, वो ये तीन कंपनियां तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और जिन जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को PFI घोषित कर दे वो भी PFI है, वेरिएबल नंबर 1। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के साथ सलाह मशवरा कंसल्ट करके अगर किसी कंपनी को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोषित करती है तो उसको भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लेना। तो कितने तरह के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए? 3 तरह के। 3 तरह के। पहला तरह वो जिसमें नाम स्पेसिफाई कर रखे हैं पहले से ही, कांस्टेंट। दूसरा वो जो CG नोटिफाई कर दे, और तीसरी तरह के वो जो CG और RBI मिलके नोटिफाई करे। मतलब नोटिफाई तो CG करेगी लेकिन RBI से कंसल्ट करके। तो पहले तरीके में 3 नाम है, LIC, IDFC और UTI वाली स्पेसिफाइड कंपनी। दूसरे तरीके में X है, CG जिन जिन को नोटिफाई कर दो। तीसरे तरीके में Y है, CG RBI से कंसल्ट करके जिन जिन को नोटिफाई कर दे। इससे सही तरीका नहीं हो सकता इसको पढ़ने का, लिखित गारंटी। पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही बात? एकदम शार्प। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं बताइए? हो रहा ना 1 घंटे में? गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा, कम नहीं, 51% या उससे ज्यादा, वो भी पेड अप कैपिटल का, पेड अप का, नॉमिनल का नहीं, टोटल का नहीं, पेड अप का, 51% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड, ले लिया गया है किसके द्वारा? या तो CG या SG या CG प्लस SG या CG प्लस SG प्लस SG या SG प्लस SG या SG प्लस SG प्लस मल्टीपल SG, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। गवर्नमेंट आना, जी आना अंत में, SICI, S यानी स्टेट गवर्नमेंट, C यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। CG हो या SG हो, जी होना जरूरी है। बोलो जी। जी बोलो, नहीं तो जी पे कर दूंगा तुमको 10-10 रुपया। जी पे 10-10 रुपया करूंगा। 10 रुपया किसको बोलते हैं आप समझते हो? आया समझ में? हाँ मजाक कर रहा। ले भाई, अरे जी पे करूंगा ना, तो नहीं बोलोगे तो जी पे करूंगा तुमको, फिर तुम वापस फिर तो बोलोगे, पैसों से नहीं बोलोगे। सुनो मजाक की बात, बताइएगा कि किसने लिया हो? गवर्नमेंट ने लिया हो, चाहे सेंट्रल या स्टेट ने, या एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। कितना? पेड अप कैपिटल का 51% और मोर। तो 3 तरीके से बोल सकते हैं, 51% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल, या नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, या एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय CG और SG और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। एकदम शार्प, 3 तरीके से बोलना आता है अपने बच्चे को। हाँ, इतना ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनी जो है जिसके CG या SG ने शेयर ले रखे मेजोरिटी 51 और मोर ऑफ पेड अप, है ना, हाँ इस आया नवंबर 23 में आए थे, पहला ही था शायद, पहला है दूसरा। और उस गवर्नमेंट कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के मेजोरिटी शेयर ले लिया हो टोटल वोटिंग पावर का, और उसको सब्सिडरी बना लिया हो, तो वो सब्सिडरी कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। फिर भले ही किसी भी गवर्नमेंट ने उसका एक भी शेयर नहीं ले रखा हो तब भी। तो अगर A लिमिटेड के 55% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, तो A लिमिटेड क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी। A लिमिटेड ने B लिमिटेड के 53% शेयर खरीद रखे, कंपनी ने कंपनी के, तो इन दोनों का स्टेटस बोलो। A होल्डिंग, B सब्सिडरी। B लिमिटेड किसकी सब्सिडरी? A लिमिटेड की। क्यों? क्योंकि A लिमिटेड ने उसके मेजोरिटी शेयर ले रखे, टोटल वोटिंग पावर का मेजोरिटी। लेकिन B लिमिटेड का एक भी शेयर किसी गवर्नमेंट ने लिया क्या? नहीं। उसके बाद भी B लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी अगर कोई कंपनी हो तो उसमें अगर एक भी शेयर गवर्नमेंट का नहीं हो तब भी वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? CAG, C&AG या CAG बोलो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। और वो ऑडिट रिपोर्ट करके पेश कहाँ करता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर हो, शेयर ले रखे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। आया? बहुत बढ़िया। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में।
होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट और गवर्नमेंट, इनके क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल केस स्टडी बन के, स्पेशली गवर्नमेंट और होल्डिंग सब्सिडरी का मर्ज भी कर देते हैं वो प्रोविजन की, एक ही में दोनों लग रहे हैं, है ना। तो समझिएगा, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, तो अनदर कंपनी कौन सी होगी, ऑब्वियसली सब्सिडरी, और वो जो सब्सिडरी वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, अगर एक सब्सिडरी हुई तो एक सब्सिडरी हो, एक से ज्यादा हुई तो एक से ज्यादा सब्सिडरी, इसलिए सब्सिडरी ज्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, यानी कि सब्सिडरी कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, वो जो कंपनियां हैं वो जिसकी सब्सिडरी हैं, वो जिसकी सब्सिडरी हैं, वो कंपनी बड़ी कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी। चलो, तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में तो सब्सटेंस इतना ज्यादा नहीं है समझने का। होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, और जिसकी कि वो जो सब्सिडरी कंपनियां हैं वो सब्सिडरी हों, वो कंपनियां जिसकी सब्सिडरी हों, उस कंपनी को होल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें तो मजा कम आया, तो ज्यादा मजा किसकी डेफिनेशन में आएगा, सब्सिडरी की डेफिनेशन में। 2 क्लॉज 87, तो बोले सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं देखो, चूंकि दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, तो सब्सिडरी को रिलेट करेंगे होल्डिंग से, और होल्डिंग को रिलेट करेंगे सब्सिडरी से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि होल्डिंग की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो सकती है, पर सब्सिडरी की होल्डिंग हमेशा एक ही होगी। इसलिए आप यहां देखो, इन रिलेशन टू वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज या अदर कंपनीज, लेकिन जब सब्सिडरी की डेफिनेशन देख रहे हो तो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, यहाँ कंपनीज नहीं है, वन और मोर नहीं है, सिंगुलर ही है। क्यों, क्योंकि सब्सिडरी की होल्डिंग एक ही होगी, बहुत तगड़ा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, सब्सिडरी की होल्डिंग एक ही होगी, पर होल्डिंग की सब्सिडरीज एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। बहुत अच्छा, तो सब्सिडरी का रिलेशन किससे है, एनी अदर कंपनी से, वो कंपनी कौन सी, होल्डिंग कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी किसको बोलते हैं, बोले होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में सब्सिडरी वो कंपनी है जिसमें की होल्डिंग कंपनी, जिसके अंदर की होल्डिंग कंपनी तीन चीजें करती हो, दो चीजें करती हो, और दोनों में से कोई एक भी करती हो तो चलेगा। पहला, क्योंकि और लगा है ना, तो पहला उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है उसको कंट्रोल करती हो, या फिर खुद अपने बलबूते पे एट इट्स ओन, इधर एट इट्स ओन, या अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज के साथ टुगेदर यानी मिलकर, अगर उस सब्सिडरी कंपनी का जो टोटल वोटिंग पावर है उसका 1/2 से ज्यादा कंट्रोल करती हो या एक्सरसाइज करती हो। मतलब अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं, बी लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स, और ए लिमिटेड ने 50,001 शेयर्स ले लिए हैं, 50,001, तो परसेंटेज जोड़ो, 50,001 डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स इंटू 100, तो परसेंट आया 50.001%। तो क्या 50.001 इज ग्रेटर देन 50%, और 50% इज इक्वल टू हाफ, तो क्या दिस इज नोन एज मोर देन हाफ। अब समझ में आया, मोर देन हाफ 51 को नहीं बोलते, मोर देन हाफ 50 से पॉइंट डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी ज्यादा हो तो उसको मोर देन हाफ बोलते हैं। और उन्होंने कितने क्लियर शब्दों में लॉ में लिखा है कि कितने शेयर लिए हों, बोले मोर देन 1/2, 1/2 कर दो और उससे मोर होना चाहिए, तो 1/2 से मोर 51 नहीं होता, 1/2 से मोर 50.00001 भी मोर देन 1/2 ही होता है। शार्प बच्चा एकदम, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। वो भी किसका, बोले टोटल वोटिंग पावर का। टोटल वोटिंग पावर किसको बोलते हैं, तो बोले टोटल वोटिंग पावर में इक्विटी शेयर्स आते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आते हैं। ये टोटल वोटिंग पावर में आता है, सही एकदम, है ना, बहुत बढ़िया। क्या नहीं आता, सिर्फ डिबेंचर लिखा हो तो नहीं आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिखा हो तो नहीं आएगा, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिखा हो तो भी नहीं आएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिखा हो तो भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने कि राज लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स 2 लाख थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख थे राज लिमिटेड के। सिमरन लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे और 72,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं।
ऑब्वियसली कन्वर्टेबल लिखा है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं। प्रश्न ये है, क्या सिमरन लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और राज लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है? झट से करो। 80 और 72 कितना हो रहा है? 152। 152 इस 3 लाख शेयर से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 3 लाख शेयर्स इनटू परसेंटेज। 50 से ऊपर आ जाएगा, 1.5 पे 50 हो रहा है, उससे ऊपर ही आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दें और यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंस लिख दें या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस लिख दें और उसके बाद ये स्टेटस है प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ इतना लिखा है, अब प्रश्न वो का वही है, वहीं का वहीं खड़ा है वापस से। क्या इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है? क्यों नहीं है? क्योंकि अरे भाई 3 लाख और 3 लाख में से 152 हो तो गए। बोले नहीं, बोले प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो उनको वोटिंग पावर में गिनेंगे ही नहीं। तो वोटिंग पावर कितना बचा? टोटल वोटिंग पावर 2 लाख। और इस टोटल वोटिंग पावर का आपको वोटिंग पावर में से लेना तो कितना लेना पड़ेगा? 1 लाख से ज्यादा। लेकिन इक्विटी का तो आपने 80,000 ही लिया है, इसलिए होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। एसोसिएट का पूछा नहीं तो वो बोल देते कि एसोसिएट तो है, लेकिन एसोसिएट का पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। पढ़ना आया, करना आया सॉल्व। किस किस को ले रहे जल्दी बोलो। वोटिंग पावर में क्या क्या आ रहा है? इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, प्रेफरेंस नहीं आ रहे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस नहीं आ रहे, सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस आ रहे हैं। और डिबेंचर भी नहीं आ रहे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी नहीं आ रहे, सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर आ रहे। यही रूल एसोसिएट में भी लगाना है ना। गुड आफ्टरनून चार्ज, ऑनलाइन से बच्चों को भी प्रणाम। चलने दो बेटा। हाँ जी, समझ में आया क्या आ रहा है क्या नहीं? बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करे, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अथवा ऑल द डायरेक्टर्स एक कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अथवा ऑल द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के पास आ जाए तो समझ जाओ जिस कंपनी के पास ये पावर आ जाए, ये पावर आ जाए वो होल्डिंग, और जिस कंपनी के अंदर आप कर रहे हो ये सब कुछ वो हो गई सब्सिडरी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन मतलब गठन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होंगे और कौन नहीं। तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट हम कर रहे हैं या रिमूव भी हम करने का पावर रखते हैं। ये पावर जिसके पास आ जाए समझ जाओ वो कंपनी होगी होल्डिंग, और जिस कंपनी के लिए आपके पास ये पावर आया है वो कंपनी हो गई सब्सिडरी। अब मजे की बात, ये पावर आता कैसे? बोले आपने लोन दिया होगा 200-300 करोड़ का और एक अग्रीमेंट बनाया कि लोन इसी शर्त पे देंगे कि तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर हम ही अपॉइंट करेंगे। बोले ठीक है चलेगा, साइन कर दिया, अग्री कर दिया। तो अब इस कंपनी के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? हमारी कंपनी करेगी। तो हमारी कंपनी के पास इस दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मतलब हम होल्डिंग हो गए और वो सब्सिडरी हो गई। ये कैसे का जवाब मिला कि कैसे आता है ये पावर? इस तरीके से आता है। यश माली प्रणाम बेटा, गुड आफ्टरनून। चलने दो, बहुत बढ़िया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करे तो भी होल्डिंग सब्सिडरी बन जाती है, या टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 ले ले तो भी होल्डिंग सब्सिडरी बन जाती है, और खुद से ले तो भी चलेगा, और अपनी दूसरी जो सब्सिडरियां हैं उनके साथ मिलके टुगेदर, टुगेदर इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिलकर, मिलकर अगर उनके साथ मिलकर ले ले तो भी क्या बना लेगा? उस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना ले। आया समझ में? इसका मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के साथ मिलकर, बी लिमिटेड क्या है? ए लिमिटेड की सब्सिडरी। सी लिमिटेड क्या है? ये भी ए लिमिटेड की सब्सिडरी। इन तीनों ने मिलकर डी लिमिटेड नाम की कंपनी के 50.09% शेयर ले लिए। पूछो कैसे? ए लिमिटेड ने लिए 25%, बी लिमिटेड ने लिए 20%, सी लिमिटेड ने लिए 5.09%। अब इन तीनों के पास टोटल मिला के डी लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 25, 20, 45, 50.09। अकेले किसी एक कंपनी ने लिए कि 3 कंपनियों ने मिलकर लिए हैं? 3। पर इन 3 कंपनियों में एक बाप है होल्डिंग, और उस होल्डिंग की जो पहली सब्सिडरी, सब्सिडरी 1, और उसकी जो दूसरी सब्सिडरी, सब्सिडरी 2, तो एक होल्डिंग ने अपनी 1 और मोर सब्सिडरीज के साथ टुगेदर यानी मिलकर किसी चौथी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ले लिया हो तो भी वो चौथी कंपनी इस बड़ी कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। समझ में आया? क्लियर इंटरप्रिटेशन? पक्का एकदम? पढ़ के देखो ये दोनों पॉइंट वापस से, ए और बी।
देखा बेटा? चलो, तो कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, कुछ पावर आया उसके हाथ में जिस पावर को वो एक्सरसाइज यानी कि यूज कर सकती है, तो वो पावर एक्सरसाइजेबल है यानी कि यूजेबल है, वो उस पावर का यूजेबल यानी एक्सरसाइजेबल यानी कि इस्तेमाल करते हुए अपने डिस्क्रिप्शन यानी कि अपनी इच्छा पर उस कंपनी के मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर ले। अगर ये पावर अगर एक कंपनी के हाथ में आ जाए तो समझ जाओ कि वो कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। ये ए पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, आया समझ? अब बी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया धवल? बहुत बढ़िया। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? तो ये बी पॉइंट अभी अपन ने समझा था, या तो खुद से अकेली ले ले मोर देन हाफ, या फिर अपनी सब्सिडीज के साथ मिलकर ले ले, तो भी वो क्या हो जाएगी, उसकी सब्सिडरी हो जाएगी। वो चौथी कंपनी पहली की सब्सिडरी हो जाएगी। बड़ी कंपनी कौन सी? पहली। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस में बनेगी? पहली वाली में बनेगी। सही है? चलो, लेकिन एक लेयर रूल और था, आपको याद हो तो? लेयर रूल, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की सब्सिडरी सी लिमिटेड, तो ऑटोमेटिकली सी लिमिटेड ए लिमिटेड की ही सब्सिडरी मानी जाएगी। लेकिन ये लेयर जितनी सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उस लेयर तक ही चलेगी, उसके नीचे नहीं जाएगी। और हाल फिलहाल कितनी लेयर प्रिस्क्राइब्ड है? 2 लेयर। ये लेयर कितनी होगी? बोले ये लेयर कहाँ नहीं जाएगी? बोले प्रिस्क्राइब लेयर के नीचे नहीं जाएगा ये रूल। ऐसे तो सी लिमिटेड की डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड की ई लिमिटेड है, ई लिमिटेड की एफ लिमिटेड सब्सिडरी है, ये सब एक दूसरे की सब्सिडरी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसके मेजोरिटी शेयर इसने लिए हैं, इसके मेजोरिटी शेयर इसने लिए हैं, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल कॉम्पोजिशन ये कर रही है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन ये कंट्रोल कर रही है, इसके मेजोरिटी शेयर इसने लिए और ये सबकी बाप है, मान लो। तो फिर ये जो एफ लिमिटेड ये भी किसकी सब्सिडी हो जाएगी? ए लिमिटेड की। बोले नहीं, ये टाइम पास नहीं चलेगा। बोले ये बस प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ लेयर तक ही चलेगा ये लेयर रूल। और अभी हाल फिलहाल प्रिस्क्राइब लेयर कितनी है? 2। हाल फिलहाल प्रिस्क्राइब लेयर कितनी है? 2। बहुत बढ़िया, ये लाइन देखना जरा। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। वो जो layer of subsidiaries है वो सरकार ने जो भी प्रिस्क्राइब कर रखी होगी उससे नीचे वो लेयर काउंट नहीं की जाएगी और उसको होल्डिंग नहीं माना जाएगा। कितनी? एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जो भी सरकार स्पेसिफाई कर दे। और हाल फिलहाल कितनी कर रखी है? 2। आया? बहुत बढ़िया। ये भी हो गया। तो यही बोला था, अ कंपनी शैल बी सब्सिडरी ऑफ कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू अबव इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यानी कि क्या? फिर देखना, इसको तो अपन ने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा था क्लास में डिकोड करके। अगर एक कंपनी होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी दूसरी है, और जो दूसरी सब्सिडरी है उसकी होल्डिंग कोई सब्सिडरी कोई तीसरी है, तो फिर बी लिमिटेड क्या होगी? जल्दी बोलो। बी लिमिटेड हो गई S1H2। क्या हो गई? S1H2। पूछो क्यों? ये फर्स्ट होल्डिंग कंपनी, ये इसकी सब्सिडरी, और बी लिमिटेड होल्डिंग है किसकी? सी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड H1H2 S1H2 हो गई। बोला, यही बोला था ना। बी लिमिटेड क्या हो गई? S1H2। मतलब ये बापूजी, ये जेठिया, ये टप्पू। तो जेठिया क्या हो गया? बोले जेठिया H2 भी है और S1 भी है, मतलब बाप भी है और बेटा भी है। जेठिया बीच की कड़ी है। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। तो बापूजी क्या है? सिर्फ H1। जेठिया क्या है? H1 का S1, लेकिन S2 का H2। अब समझ में आ गई? तो अगर ऊपर जो 2 प्रकार के कंट्रोल बताए हैं, मोर देन हाफ वाला एक तो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन वाला, ये दोनों ही प्रकार का कंट्रोल सिर्फ इसके पास हो, इसका, लेकिन इसके पास न तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करना का पावर हो और नहीं मोर देन हाफ हो, दोनों ही नहीं है, उसके बाद भी ये जो तीसरी कंपनी है ये पहली वाली की ही सब्सिडरी होगी। क्योंकि मोर देन हाफ वाला या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला दोनों ही कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होने के बावजूद भी इसकी किसी सब्सिडरी के पास तो है ना। आया? तो फिर इस लिहाज से ये कंपनी इसी की क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। शार्प एकदम, बोलो हाँ। पक्का? बहुत बढ़िया।
देखो मॉड्यूल ने तो नीचे एग्जांपल देने के लिए डी तक कर लिया, ए सब्सिडियरी ऑफ बी इज सब्सिडियरी ऑफ बी इज होल्डिंग ऑफ ए इज होल्डिंग ऑफ बी इज होल्डिंग ऑफ सी इज होल्डिंग ऑफ डी, तो डी ऑटोमेटिकली ए की सब्सिडियरी होगी। उनने तो 3-4 लेयर ले लिए, पर वो सिर्फ समझाने के लिए कि ये रूल बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन हाल फिलहाल प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है, सी तक ही है, ए की बी और बी की सी, तो सी ए की मानी जाएगी बस। इसके नीचे जो सी की होगी वो डी, वो ए की सब्सिडियरी एज सच मानी नहीं जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब एसोसिएट कंपनी पे आओ, बहुत ही आसान, किसको बोलते हैं पूछो जल्दी से। बोले जो एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी, बताया तो 1 मिनट में हो जाएगा। ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और बी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने नर्मदा डैम प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी के ऊपर बनाने का, और इन दोनों कंपनियों को भारत सरकार ने खट्टा ठेका दिया है कि आप दोनों मिलकर काम करोगे तो देंगे। तो इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर करके एक पार्टनरशिप बनाई है जिसका नाम है AB एसोसिएट्स। इस पार्टनरशिप को हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर, और इस जॉइंट वेंचर का पहला पार्टनर है ए लिमिटेड और दूसरा पार्टनर है बी लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर में इनने 50 लाख, इनने 5 करोड़ लगाए हैं, इनने 5 करोड़ लगाए, 5 करोड़ की मशीन और कुछ सामान है, इधर इनने भी 5 करोड़ की कुछ मशीन और रेती गिट्टी सामान, सब कुछ सामान लिखे हैं। तो क्या अब ये जो सामान पूरा आ चुका है, टोटल 5 और 5 10 करोड़ का, 10 करोड़ का जो सामान AB एसोसिएट्स नाम के जॉइंट वेंचर में है, इस जेवी की जो नेट असेट्स हैं, इस जेवी की जो नेट असेट्स हैं, उन नेट असेट्स पर इनका अधिकार है कि इनका अधिकार है कि इन दोनों का जॉइंट अधिकार है, जॉइंट अधिकार है। तो फिर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ गई कि नहीं, इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है कि नहीं है, जुड़ी हुई है। जुड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएट। इसलिए ये दोनों कंपनी एक दूसरे की क्या होगी, एसोसिएट। जब किसी जॉइंट वेंचर के नेट एसेट्स पर दोनों का जॉइंट राइट हो, भले 80-20 हो, 70-30 हो, 50-50 हो, 60-40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10-90 हो, जॉइंटली तो है ना जितना भी है, सारी बात समझ। तो जब किसी वेंचर की नेट एसेट्स पर दो कंपनियों का जॉइंट राइट हो, जॉइंट ओनरशिप हो, तो समझ जाओ वो दोनों कंपनी एक दूसरे से जुड़ी है, कनेक्टेड है, इसलिए दोनों एक दूसरे की क्या है, एसोसिएट है, दोनों एक दूसरे के एसोसिएट है। एसोसिएट कंपनी बनने का ये एक तरीका है, एसोसिएट कंपनी कहलाने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और है एसोसिएट कंपनी कहलाने का, पूछो कौन सा, शेयर होल्डिंग का। ठीक, कितनी शेयर होल्डिंग, सुनो, तो बोले एक कंपनी, फॉर्मूला बना दो, खत्म कर दें किस्सा। एक कंपनी दूसरे कंपनी के X% शेयर ले ले तो वो एसोसिएट हो जाती है, वेयर X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ऑफ टोटल वोटिंग पावर। खत्म किस्सा। अब मजे की बात क्या है, X% का अर्थ है यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। X% का क्या अर्थ है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी दूसरी कंपनी में इतने शेयर ले ले X% कि उस कंपनी का दूसरी कंपनी पे एक अच्छा खासा प्रभाव हो जाए, अच्छा खासा, इतना भी ज्यादा नहीं कि सब्सिडरी बना ले, मोर देन हाफ नहीं तो सब्सिडरी बन जाएगी, और इतना कम भी ना हो कि कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ही नहीं हो। कितना इन्फ्लुएंस जरूरी है, अच्छा खासा। अच्छा खासा मतलब कितना, डिफाइन करो, तो बोले नॉट लेस देन 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। हमने एक छोटे से फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया, ये बन गई। बोलो हाँ। तो जिस कंपनी ने पैसा लगाया है वो होगी वेंचरिंग कंपनी, और जिसके शेयर खरीद लिए हैं 20 से लेके 50% के बीच में वो हो गई एसोसिएट कंपनी। तो ज्वाइंट वेंचर में तो दोनों एसोसिएट होती हैं, ज्वाइंट वेंचर वाले में दोनों एक दूसरे की एसोसिएट होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब करते हो, एक कंपनी इन्वेस्टिंग या वेंचरिंग कंपनी और दूसरी कंपनी एसोसिएट कहलाती है। ये दो तरीके। तो बस जब तक वो प्रोजेक्ट है, उसके बाद जैसे आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आपका एसोसिएट वाला स्टेटस खत्म। इनफैक्ट यहां पर भी अगर मैंने 22% शेयर लिए ए लिमिटेड के, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के, मान लो ऐसा कर लेते हैं, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 22% शेयर लिए हैं, तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट हो गई कि नहीं हो गई। बाद में उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया और 5-6% शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए। अब ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के सिर्फ 18% शेयर हैं, तो खत्म किस्सा, अब कोई एसोसिएट का रिश्ता नहीं है। जब तक है तब तक ही है ना, बोलो हाँ। जब तक ये स्टेटस रहे भाई, जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया तब कुछ नहीं है, यही लॉजिक है ना दुनिया में। बोलो हाँ, तो नहीं है तो नहीं है, बात ही खत्म। हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फ्रेंड से ज्यादा गर्लफ्रेंड से कम, बॉयफ्रेंड फ्रेंड से ज्यादा बॉयफ्रेंड से कम। अगर 50 से ऊपर हो जाए तो गर्लफ्रेंड हो जाएगी, ठीक। लेकिन इतना भी नहीं है कि गर्लफ्रेंड हो गई है, लेकिन
इतना कम भी नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड है, तो फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में हाफ गर्लफ्रेंड उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। ये याद रहेगा आपको। चलो शार्प बच्चे, अच्छा वो याद दिला दिया आपने लकी। पार्टनरशिप एक्ट के जो भी टेस्ट डल रहे हैं अभी, वो सारे टेस्ट आप लोगों को हर्ष भैया को भेजने बेटा चेक करने के लिए, ऑनलाइन बच्चों को, और ऑफलाइन बच्चे तो यहीं बैठ के बाहर चेक करा लेंगे। मैं हर्ष भैया का नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे मेरा नाम लेकर चेक करा सकते हैं टेस्ट। मैं नंबर लिख देता हूँ उनका, 9893060456। हर्ष सोमानी सीए फाइनलिस्ट हैं, और आप इन भैया से बात कर सकते हैं। चले भाई, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। सबके काम का नहीं है ये, कोई सिर्फ ऑनलाइन बच्चों जिनको टेस्ट लिख के भेजना है। चलिए भाई, अब एक बार पढ़ के देखो एसोसिएट कंपनी यहाँ पे फटाफट से, जितना लिखा उससे आपको ज्यादा आता है अच्छे से लॉजिकली, फटाफट पढ़ो। ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आया तो फटाफट से बेटा रिएक्ट करते जाना कि हाँ सर आ रहा है। जॉइंट वेंचर उसको बोलते हैं जहां दो कंपनीज का जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट राइट हो, किस पे, उस वेंचर के नेट असेट्स पे, है ना। इजी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में समझ आएगा, चिंता ही मत करो, बहुत आसान चैप्टर है। चलो, एक कंपनी का जब दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, लेकिन इतना भी नहीं हो कि सब्सिडरी बन जाए, तो बोले फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, बोले एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। तो बोले इससे आपने वो फॉर्मूला कैसे बनाया, बोले इतना भी नहीं हो कि होल्डिंग हो जाए, तो मतलब 50 तक चलेगा, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब इतना कि भाई 20 से ज्यादा होना, 20 या 20 से ज्यादा, एटलीस्ट 20। तो इससे हमने डिकोड कर लिया कि एसोसिएट बनने के लिए कितना चाहिए, x परसेंटेज, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% एंड लेस देन और इक्वल टू 50%। एकदम शार्प, बहुत बढ़िया। चल, अगली कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, इसका दूसरा नाम नॉन प्रॉफिट कंपनी, तीसरा नाम कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स या चैरिटेबल कंपनी। क्योंकि इसको लाइसेंस मिलता है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 में, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ऐसे ही मांगते ही दे देगी, आपको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, किस बात से सेटिस्फाई करना पड़ता है, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे हैं, भले ऑब्जेक्टिव हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि भैया हम कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एटसेट्रा, मतलब और भी अच्छे अच्छे, इनमें से किसी अच्छे काम के लिए बने हैं। और दूसरा, इन कामों को करते हुए जो भी हमको सरप्लस आएगा, थोड़ा एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, जो सरप्लस आएगा उसको हम अपने ही कामों को प्रमोट करने में और आगे बढ़ाने में लगा देंगे। तथा हम डिविडेंड अपने मेंबर्स को बांटने पे पूरी तरह से प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, हम डिविडेंड बिल्कुल भी बांटेंगे नहीं। डिविडेंड बांट दिया तो फिर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो जाएगा वो, तो हम डिविडेंड्स नहीं बांटेंगे। डिविडेंड यानी प्रॉफिट का शेयर, डिविडेंड नहीं बांटेंगे। बोलो आया, बहुत बढ़िया। ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो कि हमको लाइसेंस दे दो, कौन सा लाइसेंस यानी परमिशन, किस बात की, कि हम सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे ऑपरेट कर सकें, और सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी और भी चीजों को देख के सेटिस्फाई हो जाए, आपका ट्रैक या आपके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी निकाल के कि घोटाला नहीं करेंगे, तो अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस दे देगी। और वो लाइसेंस मिल गया तो अब आप सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर चैरिटी के अच्छे काम कर सकते हो। आया, बहुत बढ़िया। सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के अंत में, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव की कंपनी है, लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 8। इनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, रहेगी तो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में से कोई सी, लेकिन आपको वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पे जो रूल्स लगते हैं लॉ के, वो तो आपके ऊपर जैसे लगेंगे वैसे ही लगेंगे। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपके 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, पब्लिक लिमिटेड हो तो 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे ना रूल्स। आया समझ में, पक्का। तो माना कि वो एक पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है और उसपे पब्लिक प्राइवेट के जो रूल्स अपने अपने हिसाब से लगते हैं वो लग रहे हैं, लेकिन उसको बाहर अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिख के दिखाने की जरूरत, क्योंकि वो ऐसे कोई काम करने नहीं वाली जिसमें लाइबिलिटी की कोई नौबत आए, वो तो अच्छे काम के लिए बनी है। और वैसे भी ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो लाइबिलिटी शो करता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है। जरूरत ही नहीं, जब अच्छा काम करने आए हो तो क्या ही घोटाला कर लोगे, करोगे तो वैसे ही सरकार डंडा मारेगी सी, है लाइसेंस रिवोक करेगी सी, वो बात की बात है। बोलो हाँ,
नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, विथ लॉजिक। तो बाकी जो राइट्स हैं, बाकी जो ड्यूटीज हैं जो एक नॉर्मल लिमिटेड यानी कि प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे जो लगती है, वो तो शैल अप्लाई फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो, वो तो सेक्शन 8 कंपनी पे भी लगी गई। पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकती है, बाकी किसी और कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि चैरिटेबल कंपनी है, भला काम करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट को क्या, पार्टनरशिप को क्या रोकना। पार्टनरशिप सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकती है, लेकिन बाकी किसी और कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर्सन नहीं है, और कंपनी के मेंबर सिर्फ पर्सन बन सकते हैं। तो टेक्निकली पार्टनरशिप किसी भी कंपनी की पर्सन न होने के कारण मेंबर नहीं बन सकती। एक्सेप्शन केस है कि सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकती है। शार्प सेक्शन 8 कंपनी अपना नाम, अपने आर्टिकल्स ऑफ एमओए या एओए, नाम, पता, एड्रेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल यानी प्रायर अप्रूवल, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी, उसके पहले अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। करो चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूछ के करोगे। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस में चेंज करना है? एमओए और एओए में करो, लेकिन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को दूसरे किसी काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। बोला हाँ। दूसरा काइंड मतलब बोले नॉन प्रॉफिट है, तो दूसरा काइंड क्या हुआ? प्रॉफिट मेकिंग। तो सेक्शन 8 प्रॉफिट मेकिंग यानी कि नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। बोले हाँ, लेकिन सरकार की जो कंडीशन है उनको फुलफिल करके बैलेंस शीट जीरो पे लाओ, सारा जो आपका दान का पैसा है, चैरिटी का पैसा है, वो काम में लगा दो या किसी दूसरी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी को दे दो, और जब आपकी बैलेंस शीट पूरी जीरो हो जाए, नील हो जाए, गुडविल भी वो जो आपकी कंपनी की है, उस गुडविल को वैल्यू करके, उसका कैश कंट्रीब्यूट करके उतना चैरिटी में डालो पैसा, उसके बाद वो नाम खरीदो, उसके बाद आप सेक्शन 8 कंपनी को क्या कर सकते हो? किसी और काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकते। बिना पूछे बोलिए कुछ बातें 4 बच्चों के लिए, हाँ या ना? इंटेलिजेंट बच्चा। और अगला, सेक्शन 8 कंपनी मर्ज हो सकती है कि नहीं मर्ज हो सकती? बोले हाँ। किससे? बोले नॉर्मल कंपनी से। बोले नहीं, सेक्शन 8 कंपनी से ही मर्ज होगी, वो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी से है। ऐसा नहीं कि एक का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है और दूसरे का रिलीजियस कोई पर्पज है, तो ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली एनवायरमेंट या नेचर से मिलते जुलते किसी प्रोजेक्ट वाली के साथ ही मर्ज होगी। सेक्शन 8 में होगी, और वो भी ऑब्जेक्ट उनके कैसे होने चाहिए? मिलते जुलते, सिमिलर होने चाहिए। आया समझ? क्या अगर आप सेक्शन 8 की जो रिक्वायरमेंट है उनको वायलेट कर रहे हो, या लाइसेंस देने के जो रूल्स थे उनको वायलेट कर रहे हो, या आप अपना धंधा पानी फ्रॉडुलेंट तरीके से चला रहे हो, सेक्शन 8 का धोखाधड़ी कर रहे हो, या ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे और गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज का वायलेशन कर रहे हो, या और कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे जनता को पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो, तो क्या इन ग्राउंड्स पे, इन रीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेक्शन 8 का लाइसेंस रिवोक करके बोल सकती है कि बंद करो, आज से तुम सेक्शन 8 का स्टेटस लेके और चैरिटी का काम नाम लेके उठपटांग धंधे कर रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक करते हैं, आज से तुम सेक्शन 8 का काम नहीं करोगे, और जितना भी पैसा ऐसा फ्रीज हो जाएगा, सरकार ले लेगी और किसी ढंग की दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे देगी, बंद करा देगी आपकी कंपनी। आया समझ में? तो क्या वो जो लाइसेंस दिया है, परमिशन दी है आपको, वो रिवोक भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है सरकार? बोले हाँ जी बिल्कुल, रिवोक या कैंसिल उसको कर सकती है। आया क्या? आया ना? बोलो। 1% कंपनी मतलब ये नया फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, उससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। अच्छा, वो जो एक मेंबर है उसका एक नॉमिनी भी होगा, और वो नॉमिनी कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक खास बात है, देखो इधर, सबसे पहले तो एक ही पर्सन होगा मेंबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो इसमें भी नहीं, किसी भी कंपनी में नहीं, भारत की पब्लिक प्राइवेट ओपीसी किसी में भी। एमओए तो एमओए एओए तो इसमें भी बनेगा, लेकिन एमओए में एक अदर पर्सन का नाम भी देना पड़ेगा, जो कि 1% के मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में उसकी जगह मेंबर बन जाएगा। ठीक है, वो जो 1% है जिसका नाम आपने मेमोरेंडम में दिया है, उसकी आपको प्रायर रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी और फॉर्म भी भरना पड़ेगा ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। पता चले आपने किसी को नॉमिनी बना दिया और वो रेडी नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे को नॉमिनी बना दिया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको इनकॉर्पोरेशन के पहले उसका कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा कि तू नॉमिनी बनने के लिए तैयार है कि नहीं, और वो कंसेंट लेटर आरओसी को भी भेजना पड़ेगा बिफोर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो कल को कोई व्यक्ति बोले मेरे को बना दिया नॉमिनी, मेरे को तो मालूम ही नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। उसको बताना पड़ेगा और उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि तू नॉमिनी बनने के लिए तैयार है या नहीं, वो आरओसी को भेजना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर वो चाहता है तो अपनी कंसेंट किसी भी दिन विड्रॉ कर सकता है। मेरे को नहीं बनना नॉमिनी, 6 महीने बाद मना कर दिया, ठीक है विड्रॉ कर ले, मैं नया नॉमिनी बना लूंगा, नए नॉमिनी का नाम बाद में आरओसी को भेज दूंगा। इतना ही नहीं,
वो विड्रॉ कर सकता है, जिसने नॉमिनी अपॉइंट किया है वो रिवोक कर सकता है नॉमिनी, कैंसिल, झगड़ा हो जाए तो आज से तो मेरा नॉमिनी है, हाँ वो भी हटा सकता है। तो जो नॉमिनी है वो खुद भी अपना नाम वापस ले सकता है, या जो 1 पर्सन है जिसने नॉमिनी का नाम डिसाइड कर रखा है कि मेरे बाद ये बनेगा, वो भी अपने नॉमिनी चेंज कर सकता है। ये पावर दोनों को है, जो चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, जो चाहे वो स्टेप बैक कर सकता है। ठीक, इतना ही नहीं, मजे की बात यह है कि अगर मेंबर खुद एट एनी टाइम चेंज करना चाहता है नॉमिनी का नाम, तो वो आरओसी को क्या करेगा, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा कि मैंने नाम चेंज कर दिया है। अच्छा, नॉमिनी का नाम चेंज कर देते हो अगर आप मेमोरेंडम में, तो क्या उसको ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बोलते हैं? बोले नहीं, ऑल्ट्रेशन इतनी सस्ती चीज थोड़ी यार। पहली बात तो वैसे भी किसी कंपनी में नहीं पाया जाता ये वाला पॉइंट, सिर्फ ओपीसी में पाया जाता है 5 क्लॉज के बाद एक छठा पॉइंट, क्या, नेम ऑफ द नॉमिनी। ये कोई क्लॉज नहीं है, इसलिए नेम ऑफ नॉमिनी चेंज इज अ रेगुलर प्रोसीजर। इसको मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन के रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन के रूप में अगर देखोगे तो फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है ऑल्टर करने की, बोर्ड मीटिंग, फिर ये मीटिंग वो मीटिंग, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन ये तो जनरल प्रोसीजरल है, आपको नाम चेंज करना है, आरओसी को लिख के भेज दो और इधर चेंज कर लो बस। चेंज ऑफ द नेम ऑफ द नॉमिनी डज नॉट अमाउंट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, याद रहेगी ये बात, बहुत शार्प। अच्छा, मजे की बात यह है कि ओपीसी का जो ओपी है, प्यार से अपन ओपी बोलते हैं इसको, मेंबर 1 पर्सन, ओपीसी का जो ओपी है और ओपीसी का जो नॉमिनी है, अदर पर्सन जिसको नॉमिनी बोलते हैं, इन दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, पूछो क्या? दोनों के दोनों ही एक तो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, दूसरा दोनों ही सिटीजन ऑफ, लिखा है क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन, तो दोनों के दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और तीसरा ही नहीं, दोनों को 120 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा हर साल, एटलीस्ट 120 डेज का रेसिडेंशियल स्टेटस, आरएस यानी रेसिडेंशियल स्टेटस। और किसी भी साल अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है फिर आपको नोटिस आ जाएगा कि आपको नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा अगर नॉमिनी नहीं रह रहा है तो। आया समझ में? तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है क्या ये तीनों? मतलब नेचुरल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंपनी ओपीसी बना सकती है क्या? ये क्या टाइम पास है? ओपीसी का 1 पर्सन कौन? बोले वो पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी, ए लिमिटेड अपने आप में कंपनी है, और ए लिमिटेड ने एक ओपीसी बनाई, बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक ही मेंबर है कौन? ए लिमिटेड। ये क्या टाइम पास चल रहा है? तो ओपीसी का जो एक ही तो मेंबर है कुल मिला के, वो भी अगर आर्टिफिशियल पर्सन हो गया तो चलेगी कैसे? इसलिए ओपीसी का जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा? नेचुरल पर्सन। और उसका जो अदर पर्सन है नॉमिनी, वो भी कौन होगा? नेचुरल। इतना ही नहीं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक, और इतना ही नहीं, 120 दिन इंडिया में हर साल उसको रहना भी जरूरी। तो अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, मैंने मेरी बहन को बनाया नॉमिनी और मैंने बना ली, बढ़ जाती है ओपीसी, बहन को बनाया नॉमिनी, अब मेरी बहन की शादी होगी कनाडा में और वो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रही है, तो क्या उसको अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा फिर? हाँ, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दूं कि अगर वो इंडिया आती जाती रहेगी हर साल और 120 दिन वाला स्टेटस तो मेंटेन कर ही लेगी, हर साल में 120 दिन इंडिया में रह ही लेगी, तो फिर क्या उसको अपना नॉमिनी वाला पद छोड़ के जाना पड़ेगा नॉमिनेशन? तब नहीं करना पड़ेगा। आया? और रही बात सिटीजनशिप की, तो इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रही है तो रेसिडेंट छोड़ के जा रही है, सिटीजन तो इंडिया की रहेगी ना। क्वेश्चन में ये लिखा ही नहीं कि वो सिटीजनशिप भी छोड़ रही है और वहां की सिटीजनशिप ले रही है। आपने समझ में आई क्या इसमें? तो सिटीजनशिप छोड़ने का लिखा नहीं, मतलब सिटीजन तो है, हाँ रहने वहां जा रही है कनाडा, तो अब परमानेंटली रहने जा रही है, तो फिर उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब अब 120 दिन नहीं रह पाएगी इंडिया में, तो उसको हटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आगे लिख दे कि पर वो अपना 120 दिन का स्टेटस मेंटेन कर लेगी, फिर तो बोले फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेचुरल पर्सन तो है ही, भारत के नागरिक तो है ही, वोट यहीं डालेगी आके, नागरिक भी है। और अगर 120 दिन इंडिया में रह लेती आके बार बार, 20 दिन फिर गई, फिर 40 दिन फिर गई, ऐसे करके 120 दिन का स्टेटस मेंटेन कर ले, तो फिर तो उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम शार्प। अब कितने क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, सही बात है ऋषि, बता के जो करना अच्छा है। चलो खैर, शार्प। फिर एक व्यक्ति एक समय में कितनी ओपीसी बनाएगा? एक। मेरी दो ओपीसी चल रही, मैं दोनों का ओपी हो नहीं, एक व्यक्ति एक समय में एक ओपी बनाए, ये वाली वाइंड अप करके फिर दूसरी बनाओ अगर बनाना भी है तो। एक समय में एक ओपीसी, और इतना ही नहीं, एक समय में एक ही ओपीसी के नॉमिनी रहोगे आप। नॉमिनी भी कितनी जगह रहोगे? एक। तो मैं इसमें ओपी हूं और इसमें नॉमिनी हूं, चलेगा, ठीक। लेकिन इसका ओपी मर गया और मैं इसमें भी नॉमिनी बन गया तो 6 महीने का टाइम मिलेगा डिसाइड करने के लिए कि किस में रहना है।
और दोनों में से एक को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो नॉमिनी ओपी रहते हुए नॉमिनी अपॉइंट करके छोड़ दूंगा, फिर नॉमिनी ओपी बन जाएगा और वो अपना नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा। लेकिन एक समय में मैं एक में ही ओपी रहूंगा और एक में ही नॉमिनी रहूंगा मैक्स टू मैक्स। और अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है कि मैं एक का ओपी एक का नॉमिनी था और जहां नॉमिनी था वहां का ओपी मर गया तो मैं इधर का भी ओपी बन गया, तो ये सिचुएशन के लिए 6 महीने का टाइम देगा लॉ। 6 महीने तक आप दो जगह रह सकते हो, एक एक्सेप्शनल केस है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है इसमें रहना है कि इसमें, और जिसमें भी रहना है उसमें रह के दूसरे वाले को छोड़ना पड़ेगा नॉमिनी अपॉइंट करके। आया समझ में? ये शार्प, बहुत बढ़िया। माइनर ओपीसी में ना ओपी बन सकता है और ना नॉमिनी बन सकता है, ना कोई बेनिफिशियरी, कोई स्टेटस ही नहीं माइनर का। ओपीसी को आप किसी भी तरह की कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 में कन्वर्ट, यानी कि आप ओपीसी को कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड बना लो थोड़ी बड़ी, और बड़ी बनाना हो तो पब्लिक लिमिटेड बना लो कन्वर्ट करके। मेंबर जोड़ते जाओ तो पब्लिक लिमिटेड, 7 जोड़ लो तो पब्लिक लिमिटेड बना लेना, मिनिमम एक और जोड़ लो तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेना फॉर्म भर के। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मेंबर आकर अपने आप कन्वर्ट हो गई, पूरा तो ऑल्ट्रेशन वगैरह होंगे, एमओए में सब कुछ चेंज होगा, पर कर सकते हो। लेकिन आप सेक्शन 8 में आप इसको कन्वर्ट, तो सेक्शन 8 के रूप में इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते और बाद में कन्वर्ट भी। ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 का धंधा, मतलब सेक्शन 8 वाले चैरिटी का धंधा, चैरिटी का काम, वो क्या है, चंदे का काम धंधा ही है आजकल, तो इस अपेक्षा है, बाकी तो चैरिटी का काम नहीं कर सकती। कौन? ओपीसी। क्यों नहीं कर सकती भाई? तू अकेला आदमी है, तेरे को चैरिटी करना है तो यूं ही कर दे, कंपनी बना के ओपीसी बना के सिंगल पर्सन फिर चैरिटी करूंगा, क्या पगला रहा है? चैरिटी करना यूं ही कर दे, जेब से कर दे, एक डब्बा लेके जा, लोगों से मांगते रहे, इकट्ठा कर और खुद जाके गौशाला में दे दे, जहां देना वहां दे दे। अब इसके लिए कंपनी क्या बनाएगा? उल्टा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा उसमें। तो अगर बहुत ही बड़े लेवल पे करनी हो तो फिर बड़ी कंपनी बना, उसको सेक्शन 8 बना, पब्लिक प्राइवेट को। ओपीसी अकेले ही कोई काम करना है और उसमें भी चैरिटी करना है, ये टाइम पास नहीं चलेगा। बोलो हाँ। तो ओपीसी चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 का काम नहीं कर सकती। रीजन देते जा रहा हूँ बेटा, ये पढ़ दिया और पढ़ के समझा दिया, ये पढ़ दिया और इसका मीनिंग बता दिया, इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं। आ रही क्या बात समझ में? बीच के क्यों क्या कैसे वो धीरे से जो सटल तरीके से दिमाग में बिठा दिए जाते हैं वो प्रॉपर है ना। आप तो जादू जानते हो पूरा। बोलो हाँ। 4 बच्चों। अगला, ये कंपनीज कौन सी कंपनीज? ओपीसी एनबीएफसी का काम भी नहीं कर सकती है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं कर सकती। बॉडी कॉर्पोरेट का प्लूरल होता है बॉडीज कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, एलएलपीज, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है, तो उसका प्लूरल है बॉडीज कॉर्पोरेट। तो अलग अलग बॉडीज कॉर्पोरेट की जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने का काम भी नहीं कर सकती ओपीसी, और ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है ओपीसी। एनबीएफसी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है बड़ा, और जो बड़ा पैसा जहां इन्वॉल्व हो वहां पर अकेला व्यक्ति सिंगल पर्सन ओपीसी बना के धोखाधड़ी करके भग जाएगा तो कहां तक पकड़ेंगे? आया? इसलिए ये बड़े लेवल के काम, फाइनेंशियल सिस्टम के जो काम है जिसमें देश का फाइनेंशियल सिस्टम जुड़ा है, वो काम इंडिविजुअल व्यक्ति को करना अलाउड नहीं है, वहां पर ओपीसी अलाउड नहीं है। आया? अब आ जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज पे फटाफट से, कुछ मिसलेनियस काइंड ऑफ कंपनीज। पहला इसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। बोले वो कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, चाहे खुद से हो या एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। तथा अब ये एंड का अर्थ यहाँ पे और लगेगा, बता चुका था आपको क्लास में। तथा जो भारत में और भी किसी तरह से कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। तो अमेजॉन मान ले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में आई, अब तो खैर फिजिकल ऑफिस भी हो गया, तो क्या फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? और कोई कंपनी अभी आई नहीं, लेकिन अपना एजेंट बेच के उन्होंने एक छोटा मोटा लाइजन ऑफिस खोल लिया। लाइजन कनेक्शन करने वाला ऑफिस है ना, जहां बैठ के सारे कनेक्शन करते हैं, परमिशंस लेते हैं पहले, उसके बाद बोलते हैं कि अब आ जाओ, क्योंकि अब हमने सारे परमिशंस वगैरह, लैंड परचेज वगैरह के जो काम है मेन वो सब कर लिए। तो शुरू में एक छोटा सा लाइजन ऑफिस खोलते हैं। कौन सा ऑफिस? लाइजन ऑफिस। LAIAISON, LIAISON, लाइजन ऑफिस। ये लाइजन का क्या अर्थ होता है? लाइजन मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन करना, परमिशंस लेना, बातचीत करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इसको क्या बोलते हैं? लाइजन। कंपनी के बिहाफ पे लाइजनिंग का काम कौन करता है? आरओसी के साथ कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आ गया लाइजनिंग का काम कैसे यूज किया, वर्ड वाक्य में प्रयोग किया? लाइजनिंग मीन्स मेरी कंपनी को आरओसी से कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करना है तो
और अगर आरओसी ने बुलाया है कि कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने आओ या कुछ घोटाला है, आओ इसको चेक करो, यहाँ पे इसको करेक्ट करो, तो पूरा लाइजनिंग कौन करता है कंपनी के बिहाफ पे, आरओसी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? कंपनी सेक्रेटरी। तो लाइजनिंग शब्द का वाक्य में प्रयोग करा तो समझ में आया मीनिंग क्या निकला? तो कई बार कंपनी शुरू में क्या खोलती है, लाइजन ऑफिस, एजेंट वेजेंट अपॉइंट करती है और उसके बाद फिर पूरा अपना काम लेके आती है, प्रोजेक्ट लेके आती है। तो चाहे आप खुद आए हो या एजेंट के थ्रू आए हो, चाहे फिजिकली आए हो या इलेक्ट्रॉनिकली आए हो, अगर आप बने भारत के बाहर हो, इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ है आपका, अमेरिका में, जर्मनी में, रशिया में, चाइना में, और उसके बाद इंडिया में आके आप किसी भी तरह से इंडिया में आए हो या और भी किसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप इंडिया वालों के लिए क्या कहलाओगे, फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडिया के आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पैसा लगा रहे हो इंडिया में तो एफडीआई के रूल्स भी लगेंगे उसके अंदर, वो सारे रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं। वो बात की बात है, सीए इंटर और सीए फाइनल में समझेंगे उसको डिटेल में, आपको पूरा चैप्टर है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर 12 सीए इंटर का, तब की तब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, इतना ही है फॉरेन कंपनी के बारे में। आया क्या समझ में? सेक्शन 379 से है फॉरेन कंपनी के डिटेल्ड प्रोविजंस, वो अभी अपने को पढ़ना नहीं, कोर्स में भी नहीं है, टाइम भी नहीं। पहुंची बात समझ में आई? तनिषा, जगीशा, आपका नाम क्या बेटिया? जया। चलो अब है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? तो बोले एक को डिफाइन किया दूसरे को नहीं किया, क्योंकि जो पहला है वो दूसरा नहीं है, तो दूसरा है वो पहला नहीं है। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई हो। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। बस इतनी डेफिनेशन है इसकी। स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? तो बोले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि दो चीजें याद कर लो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी स्मॉल नहीं होती चाहे कितनी भी कम पेडअप कैपिटल या टर्नओवर हो, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी भी कभी स्मॉल नहीं होती, और तीसरा अगर आप किसी की होल्डिंग या किसी की सब्सिडरी बन चुके हो तो भी आप स्मॉल नहीं होते, क्योंकि आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है, फिर पावर बढ़ गया आपका, एक्सपोनेंशियल हो गया। बोलो हाँ, विथ रीजन दे रहा हूं। तो तीन कंपनियों को तो कभी स्मॉल नहीं बोलते, चाहे इनका पेडअप कैपिटल टर्नओवर कितना ही कम हो, इनको कभी स्मॉल नहीं बोलते। किन तीन को? पब्लिक लिमिटेड कभी स्मॉल नहीं होती, सेक्शन 8 तो यार चैरिटेबल काम कर रही है, उसको छोटा कैसे बोल सकते हो, है ना? सेक्शन 8 कभी स्मॉल नहीं होती, और तीसरा अगर आप किसी की होल्डिंग या किसी की सब्सिडरी बन चुके हो तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाओगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ और पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से कम है, दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों में से एक भी ज्यादा हो तो आप स्मॉल नहीं हो। अगर टर्नओवर आपका 41 है और पेडअप कैपिटल 3 है तो भी आप स्मॉल नहीं हो, या पेडअप कैपिटल 5 है और टर्नओवर 20 है तो भी आप स्मॉल नहीं हो। समझ में आ गई? दोनों साथ में कम होना, पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो, तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? स्मॉल कंपनी। वो भी तब जब आप प्राइवेट लिमिटेड हो, प्लस सेक्शन 8 नहीं हो, प्लस किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी ना हो, तब कहलाओगे स्मॉल कंपनी। पढ़ के बताओ पूरा। ये लिखा है ना, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू, किसको? होल्डिंग या सब्सिडरी पे या सेक्शन 8 पे, और उधर ऊपर बोल दिया अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो 3 एक्सेप्शन अपने को अपने आप मिल गए, एक ऊपर मिला, 2 नीचे मिले। पढ़ना सीखे। अगली कंपनी निधि कंपनी। निधि कंपनी मतलब वो कंपनी जो अपने मेंबर्स में थ्रिफ्ट एंड कल्टीवेशन यानी कि थ्रिफ्ट एंड सेविंग की कल्टीवेशन यानी कि पनपाना, ठीक। तो थ्रिफ्ट एंड सेविंग यानी कि बचत करने की हैबिट यानी कि आदत को कल्टीवेट यानी कि पनपाने के लिए जो कंपनियां बनती हैं ताकि लोग सेविंग करें तो कल को उनको पैसा वो काम आए, और हमारे पास पैसा जमा करते रहे, फिर हम एक समय के बाद उनको विथ इंटरेस्ट वो पैसा लौटा देंगे। और बीच में कभी उनको लोन की जरूरत पड़ी तो हमारे पास तो इतने लोग जमा करते हैं, करोड़ों रुपए है, तो अपने ही किसी मेंबर को लोन दे देंगे और उससे ब्याज ले लेंगे, और उससे ब्याज लेंगे और उसको ब्याज देंगे, जो डिपॉजिट उसने किया उस पर ब्याज देंगे, और जो उसने लोन लिया है हमसे उस पर उससे ब्याज लेंगे। ब्याज लेने का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा ब्याज देने के, और उसका जो डिफरेंस होगा उसमें हम सारे खर्चे काट के प्रॉफिट कमा के मेंबर्स को प्रॉफिट भी बांट देंगे, और सिर्फ अपने ही मेंबर्स से पैसा जमा लेंगे और अपने ही मेंबर्स ने लोन मांगा तो उनको लोन देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा ही है ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, ठीक। तो उसे कहते हैं निधि कंपनी। अच्छा, निधि कंपनी हमेशा पब्लिक लिमिटेड ही होगी, कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगी। 200 की गिनती क्यों करें, ज्यादा ही हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक। और कीवर्ड क्या है? अपने मेंबर्स के बीच में थ्रिफ्ट और सेविंग की हैबिट डेवलप करना या कल्टीवेट करना, पन पे हैबिट पड़े उसको बोलते। डोरमेंट कंपनी किसको बोलते हैं और इनएक्टिव कंपनी?
तो बोले डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जो कोई भी बिजनेस एज सच करने के लिए ज्यादा बनी नहीं है। डोरमेंट यानी सोना, दिख रहा है आपको सोती हुई कंपनी, खराटे की आवाज आ रही है ना। तो डोरमेंट कंपनी या तो मैंने अभी बना ली है, बाद में कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जब हाथ में लूंगा तब एक्टिव हो जाऊंगा, लेकिन अभी तब तक डोरमेंट रहूंगा, तो इसको भी डोरमेंट बोलेंगे। या पहले से बहुत एक्टिव कंपनी थी, पहले बहुत सालों तक बिजनेस किया, पर अब पिछले 2 सालों से ध्यान से देखना, पिछले 2 सालों से मैं कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, अथवा पिछले 2 सालों में मैंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, अथवा पिछले 2 सालों में मैंने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल नहीं किए। इन तीनों में से एक भी गलती कर दी तो मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा। या तो मैंने बहुत धंधा करा लेकिन आरओसी को स्टेटमेंट नहीं भेजे अपने, बैलेंस शीट, पीएनएल, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आरओसी हमको इनएक्टिव कंपनी बोल देगा। या सही में भी पिछले 2 साल से मैंने कोई बिजनेस किया ही नहीं है, तो भी आरओसी हमको इनएक्टिव कंपनी घोषित कर देगा। या पिछले 2 सालों में मैंने कोई अच्छा खासा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, तो भी आरओसी हमारी कंपनी को क्या कर देगा, इनएक्टिव। और एक बार हम इनएक्टिव हो गए, तो उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं आरओसी को ये कह के कि भी हमको डोरमेंट कंपनी घोषित कर दो। क्या घोषित कर दो, डोरमेंट। अप्लाई कर सकते हैं कि हमको डोरमेंट घोषित कर दो, क्योंकि इनएक्टिव एक डिफॉल्टिंग स्टेटस है, इसमें आप ज्यादा समय नहीं रह सकते। या तो वाइंड अप करो या डोरमेंट का स्टेटस लेके सो जाओ, फिर जिस दिन आपको लगे कि अब पैसा आ गया, अभी एक्टिव होना है, तो उस दिन एक्टिव हो जाना। और अगर आपको लग रहा है आगे कभी एक्टिव होंगे ही नहीं, बंद ही करना है, तो आप वाइंडिंग अप के लिए भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं करो तो आरओसी अपने आप वाइंडिंग अप तो कर ही देगा। तो डोरमेंट कंपनी बनने के लिए अगर आपको बाद में कभी जगना है और फिर से एक्टिव होना है, तो बेटर है कि आप इनएक्टिव होने के बाद इनएक्टिव मत रहो, नहीं तो फिर वाइंड अप हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद अप्लाई कर दो कि हमको डोरमेंट का स्टेटस दे दो। डोरमेंट का स्टेटस ले लिया तो आरओसी को भी शांति, फिर बार बार उंगली नहीं करेगा कि आपके अकाउंट से नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं आ रहे, क्योंकि आप स्टेटस लेके बैठे हो कि हम बने ही सोने वाली कंपनी है, थोड़े समय तक हम सोए रहेंगे। बोलो हाँ, ठीक। तो इनएक्टिव कंपनी क्या नहीं कर रही, बोले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करे तो भी इनएक्टिव। तो फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, तो बोले आपने आरओसी को कोई फीस भरी हो उसको नहीं बोलते हैं, आपने किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी हो, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह भरे हो, तो उसको भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं। आपने शेयर अलॉट किए थे, बस 2 साल में एक ही काम करा है, तो बोले ये कोई बड़ी बात है क्या, ये तो वैसे भी कंपनी एक्ट में लिखा है ये करना ही है, इसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। और अपने ऑफिस या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, गार्ड वार्ड की फीस, अकाउंटेंट की फीस, ये छोटी मोटी फीस पे की है 10-20-50 हज़ार रुपए, इसको भी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। इनके अलावा और कोई काम किया हो तो बताओ, कि कोई मशीन बुलवाई हो, कोई सेल की हो, कोई ऑर्डर दिया हो, कुछ माल बिका हो, कुछ परचेज की हो, तो बताओ। बोले ऐसा तो कुछ नहीं किया है, बोले इन 4 को तो हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब इन 4 के अदर देन जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं। और वो किए हों तो इनएक्टिव नहीं होंगे, लेकिन यही 4 किए ज्यादा से ज्यादा, अगर किए भी हैं तो। इसके अलावा तो और कोई काम किया ही नहीं आपने, मान लो, तो इसका मतलब आपने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, और नहीं किया है मतलब आप इनएक्टिव कंपनी। और अगर आप इनएक्टिव कंपनी हो, नीचे से ऊपर आना, तो ऊपर जाओ, इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं आरओसी को कि हमको डोरमेंट का स्टेटस दे दो, नीचे से ऊपर। आया समझ में। तो डोरमेंट का स्टेटस 3 तरह से मिल सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अभी डोरमेंट बन जाओ, बाद में एक्टिव हो जाना, या फिर आप डोरमेंट ही रहना है हमेशा, आपको आईपीआर संभालना है, किसी एक बड़ी कंपनी की आईपीआर संभालेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या असेट्स मैनेज करेंगे, बस असेट्स होल्ड करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे, तो भी आप डोरमेंट बन सकते हो। और तीसरा, इनएक्टिव कंपनी इन कारणों से, इन 3 कारणों से जो इनएक्टिव हुई है, उनमें से भी जो दूसरे नंबर का कारण है वो इसलिए क्योंकि इन 4 के अलावा आपने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है, तो फिर ऐसी इनएक्टिव कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है कि हमको डोरमेंट का स्टेटस चाहिए, वो भी डोरमेंट बन सकती। खत्म किस्सा। आया या नहीं आया। तो अगर कोई कंपनी बनी है, बनने के बाद 2 साल से ज्यादा हो गए और अभी तक उसने कोई फॉर्म वॉर्म भेजा ही नहीं आरओसी को कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ फॉर्म नहीं भेजा है, तो समझ जाओ वो कौन सी कंपनी है, इनएक्टिव है। बनने के बाद 2 साल हो गए हैं और अभी तक आरओसी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो इनएक्टिव कंपनी मतलब जिसने पिछले 2 साल से आरओसी को कुछ हिसाब किताब नहीं भेजे हो, तो इनएक्टिव होगी ना। और इनएक्टिव डोरमेंट हो जाती है अपने आप, नहीं, इनएक्टिव अप्लाई करे तो डोरमेंट होती, नहीं तो इनएक्टिव रहती है। फिर आरओसी अगर कुछ ना करे, वो इनएक्टिव होने के बाद भी कुछ नहीं करे, तो आरओसी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इनएक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस तरह की कंपनी बताओ, एक कंपनी है, उसने इनकॉर्पोरेशन हुआ और इनकॉर्पोरेशन से 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक फॉर्म फलाना फॉर्म INC 21 कोई सा भी एक रैंडम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, याद आया। तो बताइए ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी, और इस कंपनी को समझाइए भी। बोलिए इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट नहीं है। फुद्दू क्वेश्चन, एकदम फुद्दू। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट रटने का है नहीं पहली बार। जो कह रहे हैं लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है वो झूठा है, जो कहते हैं मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है वो झूठा है,
जो कह रहे हैं कि लॉ रटने का सब्जेक्ट है वो झूठा है, सब झूठा है ही नहीं ऐसा सब्जेक्ट। आगे की बात समझ, सब मार्केट झूठा है। आप बैठो, आप बाद में प्रूव करेंगे 3 महीने, अभी तो 3 महीने है नहीं, 1 महीना है अपने पास। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अब तो शार्प